हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर आपका लास्ट पेपर 10वां पेपर इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका पेपर है। कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर का रखरखाव कैसे करते हैं, अगर उसमें कुछ वायरस वगैरह कुछ आ गए हैं तो उनसे उसको कैसे बचाते हैं, ये सारा डिटेल डिस्कशन आपके 10th पेपर में है। टेक्नोलॉजी किस प्रकार से शिक्षा में काम आती है और शैक्षिक जो नवाचार हो रहे हैं उनमें किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी काम में आ रही है, किस किस तरह से जो वर्चुअल कक्षाएं हैं, ई लर्निंग है, तो वो किस प्रकार से फ़ायदेमंद है, तो वो सारा डिटेल डिस्कशन आपके इस 10th पेपर में रहने वाला है। यहाँ की मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, पहले की क्लासेस में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है और काफ़ी आपके व्यवहारिक ज्ञान में है, तो वो सारा डिस्कशन कर लेंगे कि आपको ज़्यादा कुछ लोड लेने वाली बात है नहीं। 20 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है। 8 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, जो कि अपन इस क्लास में बहुत आसान भाषा में समझते हुए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे यूनिट वाइज बात करते हुए। पहला यूनिट की बात करते हैं, शैक्षिक तकनीकी के बारे में बात रहेगी, सूचना प्रौद्योगिकी और ई लर्निंग के बारे में यहाँ पर बात रहेगी कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर किस तरह से फ़ायदेमंद अपने लिए बन रही है। और ये आपका पहला जो इकाई है ये 4 नंबर का है। शैक्षिक तकनीकी होती क्या है, सबसे पहले तो यही पढ़ लेते हैं। तो मानवीय और जो भौतिक उपलब्धता जो शिक्षक संसाधन है, इनमें विवेकपूर्ण प्रयोग, जैसे कि कम से कम समय में शक्ति लगा करके अधिक से अधिक अच्छे रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और प्रमाणों को प्रभावशाली इससे बनाया जाता है शैक्षिक तकनीकी से। जिस तरह से अपनी क्लासेस आपके एग्जाम में बेनिफिट दे रही है, बेनिफिट जिन क्लासेस से अपने से हो रहा है, तो वो क्या है शैक्षिक तकनीकी में है कि आपको पूरा सिलेबस, पूरा सीरीज वगैरह ना पढ़ करके अपनी एक छोटी सी क्लास जिसमें आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाते हैं, अच्छे से आप समझ भी पाते हैं, तो ये क्या है शैक्षिक तकनीकी है कि कम से कम समय में और अधिक से अधिक अच्छे रूप में आप उसको ग्रहण कर पाते हैं और अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर मिल पाते हैं, प्रभावशाली परिणाम इसके रहते हैं। शिक्षा जगत की जो विविध समस्याएं हैं, उपयुक्त हल खोजा जा सकेगा इनसे, जैसे कंप्यूटर, टीवी, भाषा प्रयोगशाला, रेडियो। भाषा प्रयोगशाला, टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, ये सारे इसके उदाहरण हैं शैक्षिक तकनीकी के जो नवाचार हो रहे हैं उनके। तो ये सारा डिस्कशन रह गया है। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा आपको जान लेनी है। 1 नंबर का प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि शैक्षिक तकनीकी होती क्या है, क्या समझते हैं आप इससे, तो ये ध्यान रखना है। एनपीई एक यहाँ पर नाम आपको जरूर से ध्यान रखना है। पहले इकाई में एनपीई की फुल फॉर्म ही पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड प्रोग्राम्ड एक्शन 1992 के अनुसार शैक्षिक तकनीकी और संप्रेषण तकनीकी वह प्रक्रिया है जो शिक्षण के व्यवहारिक विज्ञान पर वैज्ञानिक जनसंचार माध्यम जैसे कि टीवी, रेडियो आदि को प्रयोग में ला भी सकती है और नहीं भी। तो ये एनपीई के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब शैक्षिक तकनीकी की बात हो ही रही है तो यहाँ पर उसके प्रकार भी आपको ध्यान में रखने होंगे। 3 प्रकार आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखने हैं। कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर जिनको कह सकते हैं जो हम छू सकते हैं। कोमल शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर जो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, प्रोसेसर चल रहा है, तो वो। प्रणाली उपागम जो सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको 3 प्रकार ध्यान रखने हैं शैक्षिक तकनीकी के। अब इनको लेकर के थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। अगर शैक्षिक तकनीकी को लेकर के अगर डिटेल थोड़ा बड़ा 4 नंबर का ही प्रश्न आ गया तो उसमें आप कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक तकनीकी में कठोर शिल्प उपागम, प्रणाली उपागम और कोमल शिल्प उपागम 3 प्रकार हमने देखे हैं। अब बारी बारी से इनके उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। कठोर शिल्प उपागम के उदाहरण हैं श्यामपट्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, स्लाइड प्रोजेक्ट, कंप्यूटर, पेपर, सीडी डीवीडी, ऑडियो रिकॉर्डर, रेडियो, पुस्तकें, टीवी आदि। ये किसके कठोर शिल्प उपागम के हैं जो हार्डवेयर रूप में हैं। प्रणाली उपागम में इनपुट और आउटपुट और प्रोसेस 3 यहाँ पर रहता है। अब इनपुट में क्या रहता है, विद्यार्थी, शिक्षक, भवन, फर्नीचर, ये सारे क्या है इनपुट के उदाहरण हैं। प्रोसेसिंग में क्या रहता है, विधियाँ, अलग अलग प्रविधियाँ और सहायक सामग्रियाँ जो कि अपने शिक्षण जो प्रक्रिया रहती है इसको प्रभावी बनाने का काम करते हैं। और आउटपुट जो मिलता है तो उपलब्धि कितनी हो पा रही है, परिणाम कितना मिल पा रहा है और विशिष्ट उपलब्धियों की, उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आउटपुट में अपन देखते हैं। तो ये क्या है अपना यहाँ पर प्रणाली उपागम आ जाता है। शामपट कार्य, ट्रांसपेरेंसी कार्य, सॉफ्टवेयर, स्लाइड, वीडियो प्रोग्राम, लिखित कार्य, सहायक सामग्री आदि किसमें आएंगी, कोमल शिल्प उपागम में। यहाँ पर कठोर वाली तो ये पहले हमने देख ली थी और ये क्या है कोमल शिल्प उपागम में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तीनों के बारे में हमने इस तरह से बात कर ली है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नोट डाल करके एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट मेंशन करी गई है कि इन प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षा तथा मानवीय ज्ञान के 3 प्रमुख पक्षों की पूर्ति करी जाती है। एक तो ज्ञान को संचित करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, स्टोर करते हैं ज्ञान को,
ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में यहाँ पर ट्रांसमिशन करते हैं, ज्ञान का विकास करते हैं, एडवांसमेंट उसमें लाते हैं। अब जैसे आपकी अपनी क्लासेस ये आपकी तैयारियों में मदद कर रही है, आपकी अलग अलग परीक्षाओं में मदद कर रही है, तो इसमें क्या है कि मैंने अपना ज्ञान संचित किया है, सारी जो चीज़ें हैं आपके सिलेबस की उनको पढ़ करके समराइज़ करने की कोशिश करी है, फिर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आपके साथ में अपने चैनल के साथ में साझा कर रहे हैं, और फिर ये क्या रह रहा है कि ज्ञान का विकास हो रहा है, ये एडवांस में, फिर इसमें लगातार हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं और इनसे आपको बेनिफिट भी हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या रहता है, यह शिक्षा तथा मानवीय ज्ञान जो है ये इन प्रौद्योगिकी द्वारा प्रचार प्रसार इसका हो पाता है और कम समय में अधिक प्रभावशाली रिजल्ट अपने को मिल पाते हैं। इसके बाद में एक अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हम पहले पेपर से ही आई थिंक पढ़ते हुए आ रहे हैं, सीसीई के बारे में आता है। यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन सूचना और संप्रेषण तकनीकी में किस प्रकार से यहाँ पर फायदेमंद है। तो इसमें बालक के शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र की समवर्ती व विकास को सम्मिलित किया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाता है। तो ये सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। और सीसीई का आईसीटी में प्रयोग कैसे है, तो ये देखना है कि विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों का स्वयं आकलन करता है, परीक्षा का तनाव कम होता है, समय व कागजी कार्य और बालक के कमजोर क्षेत्रों का पता लगा करके उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और रुचिपूर्ण शिक्षण होता है। तो वही सेम सारी बातें हैं जो हम पहले पेपर से सीसीई के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके उपयोग से हानियाँ क्या क्या हैं, तो हानियाँ भी आपको ध्यान रखनी है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ही कंप्यूटर तकनीक में दक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी की बात हो रही है, डिजिटल यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है। तो दोनों को ही यहाँ पर तकनीकी के बारे में दक्षता हासिल होनी चाहिए, दोनों को ही सारी जानकारी होनी चाहिए। अपने कोर्स में भी इन्वॉल्व जो बीएसटीसी के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो नया नया सोशल मीडिया से जुड़े हैं, नया नया जिन्होंने फ़ोन चलाना सीखा है, तो उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना नहीं आता है या मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो वो चीज़ें नहीं पता है। जैसे ही आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता है, जहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है, तो वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर पाते हैं इजीली। अब टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर भी मेरी आईडी देखने में दिक्कत आती है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, टाइटल पे क्लिक करते ही अपने चैनल का अबाउट सेक्शन ओपन होता है, वहाँ पर मेरी आईडी मेंशन करी हुई, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के मैंने वहाँ पर जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा रखे हैं। मोबाइल नंबर ना देने की वजह यहाँ पर मेन क्या है कि फिर वो सारा काम, सारा जो दिन है, अलग अलग फिर आपके कॉल्स वगैरह अटेंड करने में ही निकल जाए। जबकि मैंने जो सुगम रास्ता है, एक जो सरल रास्ता है, वो ये अपनाया है कि आप लोग जो भी डाउट रहते हैं वो कमेंट कर देंगे, या तो इस वीडियो में या अलग अलग जो भी टॉपिक वाली वीडियो आते हैं उनमें, और फिर आप मेरे पास पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। फिर मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो वहाँ जा करके आपके मैसेज देख लेता हूँ, और आपका जो उचित जो जवाब मुझे पता है या जिस क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं पता है तो फिर मैं उसको सर्च करके आपको बता देता हूँ। तो ये थोड़ा सा एक सिंपल मेथड रहता है कि फिर मेरे काम में वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आपको ये समझना है कि 24 घंटे जितने आपके पास है उतना ही मेरे पास है, तो उनको सबको काम यहाँ पर ठीक से मैनेज करना है। तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पर क्या है कि दोनों को ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी में दक्ष होना आवश्यक है। सभी को सोशल मीडिया का ठीक उपयोग करना आना चाहिए। जिनको प्लेलिस्ट ओपन करना नहीं आता है तो वीडियो के आप जैसे ही टाइटल पे क्लिक करते हैं, अपने चैनल के टाइटल पे, तो यहाँ पर चैनल का होम पेज ओपन होता है चैनल पे क्लिक करते ही, और फिर वहाँ पर आपको वीडियोज, प्लेलिस्ट, शॉर्ट्स और पोस्ट ऐसे अलग अलग स्विच करने का ऑप्शंस आते हैं। तो ऐसे आप लोग ट्राई करते रहा करो अलग अलग ऑप्शंस जो है, ताकि आप भी टेक्नोलॉजी में दक्ष हो जाओ। इसके बाद में आईसीटी उपकरण और सॉफ्टवेयर अपेक्षाकृत अधिक खर्चीले होते हैं। तो ये चीज़ें सब क्या है, महंगी काफ़ी होती है, इनको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये महंगी ज़्यादा होती है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये भी एक हानि इसकी रहती है। इसमें मानवीय संसाधनों का अभाव, यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं का अभाव रहता है, तो टेक्नोलॉजी अपने संवेदनाओं को नहीं समझ पाती है। ये कुछ बातें यहाँ पर रही। इसके बाद में एक अगला टॉपिक आता है, सेलफोन एडेड लर्निंग क्या है, CPAL क्या है। सेलफोन एडेड लर्निंग अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान बीकानेर ELTI द्वारा कक्षा 9 में अध्ययनरत बालकों के लिए CPAL योजना जून 2011 में शुरू करी गई। इससे संबंधित सामग्री व ऑडियो पाठ www.ctor.in पर उपलब्ध है। इसे ICT प्रभारी डाउनलोड करके विद्यालय स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी विषयाध्यापक को उपलब्ध करवाते हैं। मोबाइल पर सुन करके विद्यार्थी अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, सेलफोन एडेड लर्निंग है, मोबाइल के माध्यम से सीखना है। और अगला टॉपिक, अपना महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, ई लर्निंग क्या है।
ई लर्निंग देखिए, इंटरनेट और अन्य जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियां मतलब जिनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों काम होते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, जैसे कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक जो साधन हैं, इनका उपयोग से शिक्षा ग्रहण करना। ई लर्निंग में वेब आधारित शिक्षा सीखना, कंप्यूटर आधारित सीखना, वर्चुअल कक्षा कक्ष और डिजिटल सहभागिता आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। इनमें विषय वस्तु को टीवी, डीवीडी, इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो आदि माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। ई लर्निंग के उपयोग को लेकर के आगे हम बात करते हैं। तो ई लर्निंग का जो उपयोग है वो किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, तो सभी के लिए शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देने के लिए काम में आता है ई लर्निंग। जिस तरह से आप अपनी क्लासेस से जुड़ रहे हैं, अपने चैनल से जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है, ई लर्निंग का ही यहाँ पर उदाहरण है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान हेतु सुविधाजनक अवसर व साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। भविष्य में कागज की बचत में सहायक, विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल का विकास और शिक्षा को सरल व सुग्राह्य बनाना। तो यहाँ पर क्या है कि डिजिटली अपनी क्लासेस आप देख लेते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह लिखने की, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डिजिटली सिर्फ आपको वीडियो देखना है और क्लास को यहाँ पर अलग अलग टॉपिक को समझते हुए चलना है। तो वहाँ पर क्या हुआ, कागज़ की बचत हो गई है, तकनीकी कौशल की दक्षता हुई कि आपको वीडियोज चलाना किधर से क्या है, लाइक किधर से करना है, सब्सक्राइब किधर से करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो यहाँ पर तकनीकी कौशल का डेवलपमेंट आप में हुआ और शिक्षा क्या हुई, यहाँ पर सरल हुई और सुग्राह्य हुई कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ई लर्निंग के ये उपयोग हैं। अब हम बात करते हैं ई लर्निंग से हानियाँ क्या क्या हैं। तो ये है कि केवल तकनीकी दक्ष व्यक्तियों के लिए ही लाभदायक है। तो जिनको मोबाइल इतना ज़्यादा चलाना नहीं आता है, यूट्यूब से प्लेलिस्ट ओपन करना नहीं आता है, अलग अलग अपने मॉडल पेपर्स आ रहे हैं उनको देखना नहीं आता है, तो फिर वो क्या है, इससे लाभ नहीं ले पाते हैं। और ये किसके लिए है, केवल दक्ष व्यक्ति, जो तकनीकी दक्ष व्यक्तियों के लिए ही ये उपयोगी है। पढ़ाई से व पुस्तकों से दूरी की संभावना, तो इसमें क्या रहता है, सोशल मीडिया पे आपने जैसे अपनी क्लास प्ले करी, तो काफ़ी मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे मतलब वीडियो अपनी क्लास देखते देखते फिर बीच में ऐसे स्क्रॉल कर दिया तो नीचे कोई शॉर्ट्स आ गए, तो उनमें स्विच हो गए। फिर थोड़ी देर शॉर्ट्स देखते देखते 1 घंटा बीत गया, फिर वापस से अपने क्लास पे आने का प्लान बना, मन बना, फिर इतने में और कोई वीडियो दिख गया तो फिर वो उस पर चले गए। तो क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं यूट्यूब पर, तो पढ़ाई से, पुस्तकों से ये दूरी बढ़ती जाती है। और एक बार जब सोशल मीडिया की एडिक्शन हो जाती है, शॉर्ट्स देखने की एडिक्शन हो जाती है, रील्स देखने की एडिक्शन हो जाती है, तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो सारा दिन फ़ोन ही स्क्रॉल करते रहते हैं। और जब उनसे शाम को ये पूछा जाता है कि आज आपने क्या देखा, तो वो एक भी जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कुछ भी उन्होंने अपने स्किल डेवलप नहीं करी, कुछ भी उन्होंने नहीं सीखा। तो वो क्या है, एक तरीके से टाइम पास टाइप ही है। तो वहाँ पर पढ़ाई से और पुस्तकों से दूरी बनने की संभावनाएं रहती है, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी में सामाजिक अंतःक्रिया का यहाँ पर अभाव रहता है। अब आप लोग मेरे से ऑनलाइन कनेक्टेड हो, बट आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते, मैं आपके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानता। बट यहाँ पर क्या रहता है कि इसकी जो हानि है कि शिक्षक और जो विद्यार्थी है वो सामाजिक अंतःक्रिया के अभाव में रहते हैं, एक दूसरे से उतना कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं जितना ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षक से सीधा फीडबैक, पृष्ठ पोषण नहीं मिल पाता है। तो ना ही तो विद्यार्थियों को कोई शिक्षक से सीधा पृष्ठ पोषण, सीधा फीडबैक मिल पाता है। अब जैसे क्लासेस में है तो मुझे प्रोफेशनली थोड़ा सा ऑफिशियली सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है, बट अगर अपन ऑफलाइन कहीं बार बात कर रहे हो तो उतना मैं यहाँ यहाँ क्लासेस में जितना ऑफिशियली बोलता हूँ, जितना प्रोफेशनल बोलने की कोशिश करता हूँ, तो शायद ऑफलाइन में उतना ना बोलूँ, थोड़ा सा हम फ्रेंडली बात करें। तो वो चीज़ें हैं। और दूसरी ओर कि आप लोगों का जो फीडबैक है, तो वो हो सकता है कि मैक्सिमम लोग कमेंट्स इतने नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको थोड़ा सा ऐसे शाईनेस थोड़ी ऐसी है कि कमेंट करूँगा तो कोई देखेगा क्या कहेगा, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर अपन फेस टू फेस मिल रहे हों, अपने अगर फेस टू फेस अच्छी फ्रेंडशिप हो, अगर हम अच्छी क्लासेस ऐसे ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर क्या रहेगा कि आप लोग अपने जो भी डाउट हैं, जो भी आपको अपनी क्लासेस में कमियाँ दिखी है, तो उनको आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपने ये कमियाँ छोड़ी हैं, इनको हम ऐसे सुधार सकते हैं, या जो क्लासेस अभी फिलहाल चल रही है वो परफेक्ट है, बट आप इनमें थोड़ा सा ऐसे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो सारे सजेशन आप लोग और अच्छे प्रकार से दे पाएंगे, फिर हम उनमें और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर रहती है, ऑफलाइन में ही रहती है, और ये ऑनलाइन में इसका थोड़ा सा अभाव रहता है। विद्यार्थियों को यहाँ पर जो प्रश्नों के आदान प्रदान है, इसमें विलम्ब हो जाता है। तो ऑफलाइन अगर आप हैं अपने से कनेक्टेड, तो फिर हम वहाँ पर तुरंत काम कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे चीज़ों को मैं अपडेट करता हूँ। बट ऑफलाइन में तो फिर हम डेली मिल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जल्दी वो अपडेट हो जाएंगी। तो ऐसे ये ई लर्निंग की हानियों के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है, और बाकी फिर आप अपने मन से जोड़ करके और अलग अलग पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद में बाल केंद्रित जो शैक्षिक नवाचार हैं, बाल केंद्रित जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनके कुछ उदाहरण आपको ध्यान रख लेने हैं। अब एक एक विधि के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। हमने यहाँ पर सिर्फ नाम नाम मेंशन कर रहे हैं, ताकि अगर प्रश्न आता है तो आप नाम मेंशन यहाँ पर कर सके कि नवाचार शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है, बाल केंद्रित नवाचार की।
पहली है ह्यूरिस्टिक विधि, दूसरी है प्रयोजना विधि, तीसरी है वाद विवाद विधि, चौथी है अंतःक्रिया विधि, पांचवी है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, छठी है जोड़ीदार विधि, सातवीं है नाट्य प्रयोग विधि, आठवीं है त्रिपद विधि, नवीं है खेल खेल में शिक्षण विधि और 10वीं है प्रयोगशाला विधि। 11वीं है यहाँ पर प्रयोगशाला विधि के बाद में वैज्ञानिक विधि, 12वीं है समस्या समाधान विधि, 13वीं है आगमन निगमन विधि और 14वीं है विश्लेषण संश्लेषण विधि। इसके बाद में 15वें नंबर पर है नोट्स लिखना, 16वें नंबर पर है माइंड मैप बनाना, 17वें नंबर पर है सारांशीकरण करना, 18वें नंबर पर है वेब थीम, 19वें नंबर पर है अभिनय करना, 20वें नंबर पर है श्लोक सूत्र याद कर लेना, 21वें नंबर पर है क्विज के माध्यम से सीखना, 22वें नंबर पर है अंतराक्षरी करके सीखना और 23वें नंबर पर है बहुबुद्धि परीक्षण करके और 24वें नंबर पर है 5E मॉडल व्यक्तिगत अनुदेशन प्रक्रिया। तो ये कुछ अलग अलग शिक्षण विधियां हैं जिनके माध्यम से बालक केंद्रित शिक्षा करवाई जा रही है और शिक्षा में लगातार नवाचार आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इनमें से मैक्सिमम जो विधियां हैं इनके बारे में हम पहले अलग अलग पेपर में पढ़ चुके हैं, तो आपका पूर्व ज्ञान थोड़ा सा काम कर रहा होगा। तो अगर इन विधियों को लेकर के कोई प्रश्न आता है तो वो आप लिख पाएंगे, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि सिर्फ आपको ऐसा ही कोई प्रश्न पूछा जाए कि नवाचार की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है, तो 5-7 आप ऐसे कुछ लिख देंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर रही। इसके बाद में हम कुछ विधियों के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि की सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला बिंदु तो क्या लिखना है आपको, ऐसी कोई विधि आती है तो बाल केंद्रित विधि है। इसमें बालक एक खोजकर्ता के रूप में रहता है। बालक स्वयं खोज करके, बालक क्या करता है यहाँ पर, स्वयं खोज करके निरीक्षण और प्रयोग करता है और सीखता है। ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खोजना। ह्यूरिस्टिक जो है ये क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस विधि में कक्षा के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते हैं और उसमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी सूझबूझ से, अपने पूर्व ज्ञान से, विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित करता है और समस्या की पहचान करता है और समाधान करने की कोशिश करता है। इसके गुणों की बात करते हैं तो ह्यूरिस्टिक विधि के जो गुण हैं वो यहाँ पर है कि बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है क्योंकि वो खोज करके यहाँ पर उत्तर प्राप्त करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। विद्यार्थी क्या है, आत्मनिर्भर बनते हैं। आत्मविश्वास विकसित होता है कि एक कोई समस्या का हल अगर आप अपने खुद के लेवल पर कर लेते हैं तो आगे की समस्याओं के लिए आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे सकता है और उसमें आपस में अधिक घनिष्ठता बनती है। जो तथ्य संप्रत्यय वह स्वयं करके वह सीखता है उनका स्मरण अधिक समय के लिए होता है। विद्यार्थी को वैज्ञानिक विधि का ज्ञान हो जाता है जिससे वह जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने की कला सीख जाता है। यह शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं इसके गुणों को लेकर के। अब हम इसके दोष बात करते हैं। दोष कौन कौन से ह्यूरिस्टिक विधि के, पहला दोष है इसमें विद्यार्थी को खोजकर्ता माना गया है परंतु विद्यार्थियों के ज्ञान का विस्तार और जो उनकी चिंतन शक्ति है वो इतनी प्रखर नहीं होती है, इतनी तेज नहीं होती है कि वो हर समस्या का समाधान कर सकें या हर समस्या का समाधान करने का उनके पास में पूर्व ज्ञान भी नहीं होता है। तो उनका जो ज्ञान है वो सीमित रहता है, इसलिए उनसे एक खोजकर्ता की तरह सभी कार्य वह स्वयं कर सकें ऐसी अपेक्षा करना संभव नहीं हो पाता है। तो ये एक इसका दोष रह गया। दूसरा दोष क्या है कि शिक्षण विधि बहुत धीमी गति से चलती है क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है कि विद्यार्थी अलग विधि जो भी उसको समस्या दी गई है उसको यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, अपना पूर्व ज्ञान काम में ले रहा है और अलग अलग जगह पर अपना दिमाग लगा करके, अपना विस्तार करके, ज्ञान का विस्तार करके, चिंतन करके फिर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उसको समय अधिक लग रहा है, धीमी गति से यह प्रक्रिया चल रही है और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, फिर समय रहते पूरा करने में असमर्था रहेगी, समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद में तीसरा बिंदु यहाँ पर है, इसमें विशेषज्ञ शिक्षक और प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही कार्य कर सकते हैं क्योंकि जो समस्या आपके सामने प्रस्तुत करी जा रही है उसका अगर आपको पूर्व में नॉलेज ही नहीं रहेगा, आपने कोई समस्या पहली बार ही सुनी है तो आप उसके बारे में सॉल्यूशन निकालने का तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या रहेगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होना चाहिए जिसको पहले से सारी चीज़ें पता हो या बेसिक जिसका क्लियर हो, और साथ में ही विशेषज्ञ शिक्षक भी होना चाहिए कि वो जो भी समस्या डाले तो वो सही मायने में ठीक आंसर दे रही हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सवाल उठा के पटक दिया और वो विद्यार्थी उसमें आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं और उसका आंसर ही सही नहीं निकल रहा और बाद में पता चलेगा कि सर ने तो सवाल ही गलत दे दिया। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर है कि विशेषज्ञ होना चाहिए शिक्षक भी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी होना चाहिए, तभी ये काम करेगी सही प्रकार से विधि। आर्थिक रूप से खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है क्योंकि हम यहाँ पर समस्या को तोड़ मरोड़ करके सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पूर्व ज्ञान काम में ले रहे हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं और
चिंतन के भी काम अलग अलग करके और फिर इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में खर्चीली विधि ये रहेगी, प्रयोगशाला इसमें बनानी पड़ेगी। और पांचवा यहाँ पर दोष है कि इसे शिक्षण विधि में कक्षा में बहुत छोटे समूह की कल्पना करी गई है। अब आपकी पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, सबको एक साथ कोई समस्या देकर के सोल्व करने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में उतना पर्याप्त जगह ही नहीं है। आप जो प्रयोगशाला बना रहे हो उसमें उतना पर्याप्त स्थान ही नहीं है, तो सब लोग एक साथ कैसे क्या काम कर पाएंगे, कैसे अपनी समस्या समाधान कर पाएंगे, कैसे अपनी अलग अलग रिसर्च कर पाएंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या रहता है कि हमारे विद्यालयों में संभव नहीं है, क्योंकि उतना सफिशिएंट स्पेस ही नहीं है। तो ऐसे में क्या रहता है कि इन चीज़ों को लेकर के टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अगली विधि अपनी आती है आगमन निगमन विधि। तो उसमें उसके अंतर्गत आगमन विधि सबसे पहले पढ़ते हैं। आगमन विधि क्या है? यह विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सिद्धांत पर कार्य करती है। आगमन का मतलब है उदाहरण से लेकर के नियम की ओर जा रही है। इस विधि में बालकों का जो ध्यान अनेक विशिष्ट उदाहरणों पर रहता है और यहाँ पर उसकी सहायता से सामान्यकरण करके फिर सिद्धांत निकलवाए जाते हैं, नियम बनवाए जाते हैं। इसके उपरांत प्राप्त जो सिद्धांत हैं इसकी सहायता सिद्ध करने के लिए शिक्षक कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसके पश्चात नियम निकलवाता है। यहाँ पर क्या रहता है, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर विधि ये चलती है। जैसे मान लीजिए कि 10 उदाहरण अपने सामने कोई हैं और वो सारे एक ही मेथड से अगर सोल्व हो जा रहे हैं, एक ही कोई फॉर्मूला अगर बन पा रहा है उनका, तो वो क्या बन जाएगा, उसका नियम बन जाएगा। और फिर क्या रहेगी, ये उदाहरणों के माध्यम से नियम बनाने वाली विधि आगमन विधि ये हो जाएगी। और यह क्या रहती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर ये काम करती है। ये इसका शिक्षण सूत्र है। इसके बाद में आगमन विधि के 4 पद आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो उदाहरण की बात करेंगे। शिक्षक ने उदाहरण डाले और बच्चों ने सोल्व करना शुरू किया, उनका निरीक्षण किया, उनको नियमीकरण किया और फिर परीक्षण किया और फिर उसके बाद में नियम फाइनल हो गया। उदाहरण में शिक्षक विभिन्न उदाहरणों का चयन करके विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेगा। विद्यार्थी उदाहरणों का अवलोकन करके आपस में तुलना करके समानता देखेगा और एक परिणाम पर पहुंचेंगे। विद्यार्थी एक परिणाम पर पहुंच करके नियम का निर्माण करेंगे और विद्यार्थी कुल अन्य उदाहरण द्वारा नियम की सत्यता की जांच करेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने बना लिया है, ये जो नियम हमने बना लिया है, वो इस टाइप के और अलग अलग प्रश्नों पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये क्या रहेगा, इसमें परीक्षण में इसकी सत्यता की जांच करेंगे। ये सारी बात रही इसके 4 पदों में आगमन विधि में। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के लाभ क्या क्या हैं। आगमन विधि से बच्चा स्वयं परिश्रम करके स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये क्या है, उदाहरणों के माध्यम से बच्चा अपना खुद का दिमाग लगाएगा और उन उदाहरणों को सोल्व करने की कोशिश करेगा और फिर एक नियम बनाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, विद्यार्थी इसमें स्वयं परिश्रम करता है और स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा बिंदु यहाँ पर है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास यहाँ पर होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर खुद करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर हो रही है। तीसरा बिंदु है अन्वेषण तथा खोज करने को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें अध्ययन सरल रोचक बन जाता है। यह विधि प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है, इसलिए इसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने उदाहरणों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उदाहरण हमने सोल्व करे हैं, नियम बनाने से पहले उसकी सत्यता की जांच करी है, नियम बनाने के बाद में भी फिर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से सत्यता की जांच करी है। तो ऐसे में क्या रह गई है, ये वैज्ञानिक विधि रह गई है, यहाँ पर त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। इसमें प्राप्त जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से सीख करके फिर एक नियम बना रहे हैं और फिर उस नियम की भी सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में इससे जो प्राप्त ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सच में परिश्रम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के दोष क्या क्या हैं। इसमें पहला दोष है कि यह ज्ञानार्जन की गति इसमें बहुत धीमी होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, उदाहरण उनको मिल रहा है, उनको सोल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर नियम बना रहे हैं, फिर नियम बन जाने के बाद में और अलग अलग उदाहरण से उसकी सत्यता की जाँच कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, इसमें समय बहुत अधिक लगता है और गति बहुत कम रहती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चों का जो दिमागी लेवल है वो उतना विकसित नहीं होता है, उनका ज्ञान का विस्तार इतना अधिक नहीं होता है, उनकी जो चिंतन शक्ति है वो इतनी विकसित नहीं होती है, उनका चिंतन का सीमित क्षेत्र रहता है। तो ऐसे में क्या रहता है सारा सीन कि उनके लिए ऐसी विधियां ही यहाँ पर फ़ायदेमंद रहती है, जिसमें उनको अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से अपने दैनिक परिवेश से जोड़ करके उनको सिखाया जाए। तो ऐसे में वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये जो विधि है आगमन विधि, ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये बात रही आगमन विधि को लेकर के। अब हम दोस्तों बात करते हैं निगमन विधि को लेकर के। निगमन विधि जो है आगमन विधि के टोटल विपरीत है।
जैसे आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर थी, तो जो निगमन विधि है ये नियम से उदाहरण की ओर रहेगी। इसमें विद्यार्थी सामान्यकरण से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्रों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। नियम से उदाहरण की ओर यह विधि चलती है। हम बात करते हैं निगमन विधि के लाभ क्या क्या अपने को मिलेंगे। लाभ यहाँ पर मिल रहे हैं कि यह विधि जो है छोटी और समय बचत करने वाली है, कि बच्चों को एक फॉर्मूला याद करवा देंगे, रटवा देंगे, और वैसा जो फॉर्मूले से सोल्व होने वाले अलग अलग जो प्रश्न उनको बता देंगे कि ये प्रश्न इस फॉर्मूला से सोल्व हो जाएंगे। तो ऐसे क्या रहेगा, यह विधि छोटी है और समय बचत करने वाली है, कि फॉर्मूला ही याद करना है, फिर उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है और आंसर आपके सामने। इसमें स्मरण शक्ति का विकास होगा। स्मरण शक्ति का विकास क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पर नियम पहले से ही अपने सामने है और हमें नियम याद करना है, पहले तो रटना है नियम को और फिर हम उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्मरण शक्ति का विकास अपना हो रहा है। इसे आगमन विधि से जोड़ करके पूर्ण किया जाता है। तो यहाँ पर जो नियम बन गया है, तो उसके बाद में नियम हमने याद कर लिया ढंग से, फिर अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उसकी सत्यता की जांच करेंगे, उसको उदाहरणों के माध्यम से प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे और फिर अच्छे प्रकार से वो आत्मसात होगा। तो ये आगमन जो विधि है ये भी इससे कनेक्टेड रहती है, ये भी इससे जुड़ी हुई रहती है। इसमें समस्या समाधान की गति बढ़ती है। तो समस्या समाधान की गति बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर नियम पहले से दिया हुआ है और उस नियम से सोल्व होने वाले प्रश्न हम तुरंत प्रभाव से सोल्व कर लेंगे, ज़्यादा अधिक समय खर्च वहाँ पर नहीं होगा। इसके दोष, यहाँ पर एक दोष इसका ध्यान रखना है कि यह विधि जो है नए शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए कठिन रहती है, कि जिनको यही नहीं पता है कि ये फॉर्मूला है तो इसमें x का मान किधर से निकालना है, इसके ऊपर जो टीठा है वो कौन सा टीठा बनेगा, कौन सी डिग्री का कौन किधर क्या बन जाएगा, तो वो अगर नॉलेज नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए ये विधि फेल रहती है। नियम पहले बना लेने वाली विधि, कि नियम अगर आपने सामने लिखा हुआ है, किसी आकृति का आयतन अपने को पूछ रहा है तो उसमें क्यूब लगेगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा, ऐसी चीज़ें अगर अपने को नहीं पता है तो फिर अपना आंसर गलत होना निश्चित है। तो ऐसे में क्या रहता है, इसका दोष क्या है कि नए शिक्षकों और नए विद्यार्थियों के लिए ये कठिन यहाँ पर रहती है। इस यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जनसंचार क्या है। संचार की वह प्रक्रिया जो शिक्षक तथा विद्यार्थी जिससे आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये क्या है, जनसंचार है। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, संप्रेषण और प्राप्तकर्ता के मध्य समन्वय स्थापित करना और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये क्या है, जनसंचार का मुख्य उद्देश्य। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है वेबकास्ट क्या है। वेबकास्ट है शैक्षिक सामग्री को इंटरनेट पर प्रकाशित करना और एक साथ कई व्यक्ति जिसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये जो अपने क्लासेस हैं ये भी वेबकास्ट की तरह ही है, जहाँ पर अनेक लोग जो आपके कोर्स में जुड़े हुए हैं, आपके बैच वाले जो स्टूडेंट हैं, तो वो सारे एक साथ इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये क्या है, इनको इंटरनेट पर प्रकाशित इनको किया गया है। और इसके बाद में पॉडकास्ट की बात करते हैं, जो कि आजकल प्रचलित हैं। डिजिटल मीडिया सामग्री जिसमें ऑडियो, वीडियो, रेडियो, पीडीएफ आदि भी शामिल है। इसके द्वारा सूचनाएं एक साथ कई व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये पॉडकास्ट हो गई है। और आप यूट्यूब वगैरह पर इन पे पॉडकास्ट देखते हैं तो वो सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। कक्ष में प्रयुक्त अंतःक्रियाओं के बारे में बात करनी है। ये 4 बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। फुल फॉर्म को लेकर के अगर प्रश्न आ जाता है तो वहाँ पर जो ये काम आ सकती है। TLI की फुल फॉर्म क्या है, टीचर लर्नर इंटरेक्शन। टीचर में और लर्नर में जो अंतःक्रिया हो रही है, जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो क्या है, TLI। LLI क्या है, लर्नर लर्नर इंटरेक्शन, यानी कि विद्यार्थी विद्यार्थी में जो अंतःक्रिया हो रही है वो। TMI टीचर और मटेरियल में जो इंटरेक्शन हो रहा है तो वो। और LMI तो यहाँ पर लर्नर और मटेरियल में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये सारी अंतःक्रियाएं क्या है, कक्षा शिक्षण में काम में आती है। टीचर और लर्नर में मतलब शिक्षक और विद्यार्थी में जो अंतःक्रिया हो रही है, उनके आपसी जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो। लर्नर और लर्नर में जो क्लास में बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं वो। और टीचर और मटेरियल में आपकी जो पाठ्य सामग्री है उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है वो। और लर्नर मटेरियल यानी कि आप अपनी बुक्स को से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो। तो ये सारे क्या है, अंतःक्रिया आपको ध्यान रखनी है कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त। इसके बाद में अगला एक टॉपिक आता है अपने सामने, कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL क्या है। तो इसमें देखिए कंप्यूटर एसिड यहाँ पर लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यहाँ पर आएगी। CAL की फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। सर्वप्रथम 1950 से 1960 के मध्य अमेरिका में CAL प्रारंभ हुआ। वर्तमान में कंप्यूटर मानव गतिविधियों के अधिकतर क्षेत्रों में, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्रों में प्रयोग उपयोगी यहाँ पर है। समस्त शिक्षा तंत्र में कंप्यूटर के उपयोग द्वारा परिवर्तन आ रहा है। शिक्षण के विधियों में, अधिगम की भागीदारी में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, मूल्यांकन में और अनुसंधान क्रिया में, तो यहाँ पर प्रभाव देखने को अपने को मिल रहा है। इसके बाद में CAL की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, तो अधिगम में सहायक है,
अधिगम पर शिक्षकों का दबाव कम रहता है, विद्यार्थियों को संदेश भेजना यहाँ पर आसान रहता है, एनिमेशन का उपयोग कर सकते हैं, विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी आवश्यकता ध्यान रखनी है। और इसके उपयोग की बात करते हैं तो यह तकनीकी विद्यार्थियों के द्विपक्षीय संप्रेषण के द्वारा संवाद स्थापित करती है, जिससे सक्रियता बढ़ती है। यह तकनीक शिक्षक के पूरक के रूप में उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में विद्यार्थी अधिगम कर सकता है, सीख सकता है। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। इससे क्या रहता है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह स्वयं करके सीखता है। इसमें मल्टीमीडिया के द्वारा बहुआयामी तरीकों से अधिगम किया जा सकता है, जिससे कि प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी और रुचिपूर्ण होता है। ये सारी बातें यहाँ ध्यान रखनी है। अगला टॉपिक है अपना कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI क्या है। तो कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रहेगा। एक विद्यार्थी शिक्षक कंप्यूटर नियंत्रित डिस्प्ले अनुक्रिया आउटपुट डिवाइस के मध्य शैक्षिक निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु की गई जो अंतःक्रिया है वो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाएगी। यहाँ कंप्यूटर एक अनुदेशक है, एक मार्गदर्शक है जो सहायता करता है, अनुदेशक को सहायता करता है, अर्थात शिक्षण तथा अधिगम दोनों में यह सहायता करता है। जैसे पाठ्य टेक्स्ट, ग्राफिक, ध्वनि, वीडियो आदि सारे काम कंप्यूटर के रहते हैं। इसके उपयोग की बात कर लेते हैं तो बालकों को सीखने की प्रक्रिया में सुधारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, शिक्षण और निर्देशन में काम आता है, शोध कार्यों में, दत्त प्रसंस्करण में, परीक्षा पद्धति में, शैक्षिक निर्देशन और परामर्श में, तो आदि कामों में ये काम आ रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आपको चीज़ें समझ लेनी है अच्छे प्रकार से। और यहाँ पर अपना ये पहला यूनिट अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अब हम दोस्तों पढ़ते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का नाम है विभिन्न संप्रेषण तकनीकों की मदद से शिक्षा में क्या उपयोग लाए जा रहे हैं। और ये आपका सेकंड यूनिट 5 नंबर का यूनिट है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं संप्रेषण क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्द, संकेत, हाव भाव, व्यवहार के द्वारा अपने विचार, अपने तथ्य, अपनी सूचनाएं, अपने प्रभावों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द का जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है और इसका अर्थ है कॉमन या फिर सामान्य। सरल भाषा में संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं का और विचारों का सामान्य आदान प्रदान करना और आपस में बातचीत करना, नॉर्मल कैजुअल मीटिंग। तो वो क्या रहती है इसमें, यहाँ पर संप्रेषण का हिस्सा है। संप्रेषण के द्वारा शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक तो मतलब क्या रहेगा कि लिख कर, बोल करके यहाँ पर शब्दों के माध्यम से, और जो अशाब्दिक संप्रेषण है वो क्या रहेगा यहाँ पर सांकेतिक भाषा के तौर पर। तो शाब्दिक अशाब्दिक में आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग और जान लेते हैं। तो यहाँ पर जब कोई संप्रेषण केवल शब्दों के माध्यम से किया जाता है तो उसे शाब्दिक, जिसमें मौखिक शाब्दिक शब्द और लिखित शाब्दिक शब्द। जब कोई संदेश केवल मुख से शब्दों के द्वारा बोल करके बताया जाए, लिखित शाब्दिक तो कोई लिख करके शाब्दिक शब्दों में बताया जाए, तो ये मौखिक लिखित यहाँ पर शाब्दिक संप्रेषण हो गया है। अशाब्दिक संप्रेषण जिसमें शब्दों का उपयोग न करके वाणी, संकेत, चक्षु, मुख मुद्राओं, स्पर्श, संकेतों, तो संदेश जो वाणी है तो ये क्या करेंगे, संकेत से, चक्षु, मुख मुद्राओं से, स्पर्श संकेतों से आदि से यहाँ पर संदेश देंगे। साथ ही ध्यान रखा जाएगा कि संदेश ग्रहण करने वाला संकेतों को आसानी से समझ भी सके। अगर सामने जो श्रोता है उसको यहाँ पर अगर संकेतों की पहचान ही नहीं है जो, तो फिर वो कैसे अपनी बात को स्पष्ट समझ पाएगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। 3 प्रकार इसके स्पेशली ध्यान रखने हैं कि मौखिक अशाब्दिक, तो इसमें क्या रहता है कि जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, हाँ, हूँ, चीखना, इस तरह से करते हैं। चक्षु संपर्क और मुख मुद्राएं, तो अशाब्दिक संप्रेषण में आंखों के द्वारा, मुख द्वारा संकेत दिए जाते हैं, तो ये इसमें चक्षु संपर्क में आएगा, मुख मुद्राओं में आएगा। स्पर्श संपर्क जिसमें स्पर्श करके संकेत दिया जाता है, मुख्य दृष्टिहीनों के लिए ये संकेत रहता है, स्पर्श करके बताते हैं कि इधर जाना है, उधर जाना है, ये काम करना है। वो संप्रेषण के तत्वों की हम बात करते हैं। 3 तत्व ध्यान रखने हैं। स्रोत या फिर संप्रेषण, तो यहाँ पर संप्रेषण प्रदान करने वाला। संदेशवाहक, तो ये क्या है, माध्यम है। संदेश प्राप्त करता, तो प्राप्त करने वाला, तो ये क्या है, संप्रेषण के तत्व ध्यान रखने हैं। अगला टॉपिक अपना समावेशी शिक्षा को लेकर के। समाज में विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को विद्यालय में अन्य विशेष योग्य बच्चों के साथ में शिक्षा को समावेशी कहा जाता है। सक्षम जो बच्चे हैं विभिन्न रूप से, तो उनको विद्यालयों में तथा अन्य जो विशेष योग्य जन बच्चे हैं उनके साथ में समावेशी शिक्षा ये कहलाएगी।
और एक अगला टॉपिक, अपना छोटा टॉपिक आता है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। यह एक वृहद आकार का अंतःक्रिया उपकरण है जो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। यह कंप्यूटर के डेस्कटॉप को इस बोर्ड की तरह प्रक्षेपित करता है, जहां उपयोगकर्ता एक पेन या फिर उंगली अथवा अन्य साधन के द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। यह बोर्ड किसी दीवार पर किसी स्टैंड के सहारे स्थापित किया जा सकता है। डिजिटल बोर्ड को क्या कह रहे हैं? इंटरेक्टिव साइट वाइट बोर्ड कह रहे हैं। ये बात रही। और इसके बाद में टेप रिकॉर्डर या फिर सीडी प्लेयर की शैक्षिक उपयोगिता क्या है? भाषा शिक्षण में छात्रों के उच्चारण त्रुटियों को हटाने के लिए और सुधारने के लिए शिक्षक जो है शिक्षा में शिक्षक विद्यार्थी शिक्षकों को प्रभावी पृष्ठपोषण यहाँ पर प्रदान कर पाएगा और ये इसमें उपयोगी रहता है। संगीत शिक्षण में विभिन्न वाद्य यंत्रों की आवाज़ों व रोगों के शिक्षण में उपयोगी। शिक्षण प्रसारण व महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है इनको रिकॉर्ड करके पुनः सुनाने में तथा प्रयोग सुधार करने में यह उपयोगी रहता है। तो ये क्या है? सीडी और टेप रिकॉर्डर की उपयोग है शिक्षा में। इसके बाद में सहायक तकनीकी क्या है? तो यह तकनीकी नियोग्यता वाले बालक की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने हेतु काम में ली जाती है। यह अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता में अभिवृद्धि करने के काम में ली जाती है। तो ये क्या है? सहायक तकनीकी, मतलब तकनीकी में सहायता देने वाला या देने वाली सहायक तकनीकी। इसके बाद में अनुदेशन तकनीकी। यह तकनीकी शिक्षक या फिर अनुदेशक की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाती है और विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए योजना बनाने में मदद करती है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो अनुदेशन तकनीकी उपकरणों व सामग्री के प्रयोग द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण का मार्ग बनती है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कुछ बातें आती है। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि एक जो पूरा बड़ा पार्ट है आपका, जो इतना बड़ा सिलेबस है, इसको हमने सूक्ष्म करके ये एक वन शॉट क्लास जो मैराथन क्लास है वो हम डिजाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या रह रहा है कि आपके थोड़े से पार्ट को लेकर के अपन बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर के। और सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि एक बड़े यूनिट के सूक्ष्म पार्ट को एक छोटे बिंदु को लेकर के बात करी हुई होती है। सूक्ष्म शिक्षण की डायरियाँ भी आपके इंटर्नशिप में बनती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ कुछ कॉलेज वाले देते हैं, बाकी बीएड में ज़्यादा रोल रहता है इनका। तो सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या रहते हैं कि यहाँ पर सूक्ष्मता को लेकर के डिटेलिंग पर बात करी जाती है, एक बड़े टॉपिक के छोटे पार्ट को लेकर के बात करी जाती है। इसके उद्देश्य क्या रहते हैं कि नियंत्रित जो परिस्थितियाँ हैं इनमें विद्यार्थी शिक्षकों को नवीन शिक्षण कौशलों को सिखाने व आत्मसातीकरण में सहयोग योग्य बनाते हैं। शिक्षण कौशलों में विद्यार्थी शिक्षकों को विशेषज्ञता प्रदान करना होता है। विद्यार्थी शिक्षकों का शिक्षण में आत्मविश्वास जगाना होता है। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण के बारे में ध्यान में रखना है। कृत्रिम शिक्षण या फिर अनुरूपित शिक्षण क्या होता है, इस बारे में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में जाने से पहले ही विद्यार्थियों के समक्ष अभ्यास का अवसर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अनुरूपित शिक्षण कहते हैं। मतलब क्लास में पढ़ाने से पहले उसका पहले से ही ठीक प्रकार से अभ्यास कर लेना, ताकि अच्छे प्रकार से हम उसको एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे प्रकार से उसको पढ़ा सकें, जैसा कि आप फाइनलेशन में करते हैं। तो विद्यार्थी शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में जाने से पहले ही साथी विद्यार्थियों के समक्ष अभ्यास का अवसर दिया जाता है और उसे क्या कहते हैं? अनुरूपित शिक्षण कहते हैं। अनुरूपित शिक्षण विद्यार्थी शिक्षकों को वास्तविक कक्षा शिक्षण की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार कर देता है, आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायता देता है। तो ये क्या है? आपके कृत्रिम शिक्षण या फिर अनुरूपित शिक्षण कहलाता है। अगला टॉपिक है अपना आर बिन 1964 के अनुसार। ये परिभाषा ध्यान रखनी है। आर बिन 1964 के अनुसार कृत्रिम शिक्षण क्या है? वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना। कृत्रिम परिस्थितियों में छात्रों में विशिष्ट व्यवहार को विकसित करता है, जिससे कि विद्यार्थी शिक्षक प्रत्येक जो अनेक भूमिकाएं इनकी उनका निर्वाह करना सही ढंग से सीख पाता है और छात्र पर्यवेक्षक आदि इसके उदाहरण अंतर्गत आते हैं। अगली परिभाषा एक आती है डी आर क्रक्शेंक के अनुसार। तो ये है कृत्रिम शिक्षण ऐसी वास्तविक परिस्थितियों का कृत्रिम रूप से निर्माण करता है जिनमें भाग लेने वाले को अपने वर्तमान तथा भविष्य के कार्यों से संबंधित समस्याओं के समाधान के अनुरूप अनुभव प्राप्त हो सके। कृत्रिम जो शिक्षण है इसमें विद्यार्थी शिक्षकों को भी भूमिका निर्वहन करने का अवसर मिलता है, जो कि उन्हें छात्रों की परिस्थितियों को समझने का अवसर देता है। तो ये परिभाषाएं कुछ आपको ध्यान रखनी है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण एक सरलतम शिक्षण अभ्यास विधि है जिसको विद्यार्थी शिक्षक छोटे समूह छोटे काल के लिए एक कौशल का अभ्यास करने हेतु अपनी प्रस्तुति जो है पृष्ठपोषण हेतु देता है। पृष्ठपोषण स्वयं रिकॉर्डिंग से अथवा कक्षा में उपस्थित साथियों से अध्यापक से प्राप्त किया जाता है।
उत्तरोत्तर प्रगति हेतु गलतियों का निवारण करके पुनः प्रस्तुति भी दी जाती है। तो ये क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कुछ सूक्ष्म बातें हैं। और इसके बाद में इसके चक्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या रहता है सूक्ष्म शिक्षण में कि पाठ योजना तैयार करी जाती है, शिक्षण सत्र का ध्यान रखा जाता है कि 5 से 10 विद्यार्थियों को ही पढ़ाया जाएगा सूक्ष्म यहाँ पर, और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, पुनः पाठ योजना बनाना जिसके लिए कि 12 मिनट का समय देते हैं, पुनः अध्यापन, पुनः निर्मित पाठ को विद्यार्थी शिक्षक एक बार फिर पढ़ाता है, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः पढ़ाए गए सूक्ष्म पाठ का जो शिक्षण प्रशिक्षण जो सहयोगी है तो ये विद्यार्थी शिक्षकों द्वारा फिर से पर्यवेक्षण किया जाता है और दोबारा प्रतिपुष्टि जो है वो प्रदान करी जाती है, और पहली बार में इसको 5 से 6 मिनट का टाइम इसमें रहता है। तो ये आपको सूक्ष्म शिक्षण के चक्र के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में इसकी जो विशेषताएं हैं तो यहाँ पर क्या है कि इसमें समय की बचत रहती है, शिक्षण की जटिलता कम होती है, शिक्षक शिक्षा में एक प्रयोग है, और यह एक विद्यार्थी को शिक्षण कौशल की प्रशिक्षण तकनीकी देती है, एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास होता है, पाठ योजना की समयावधि 5 से 10 मिनट की होती है, और एक ही संप्रत्यय की विषय वस्तु को सीमित करता है, तत्काल प्रतिपुष्टि संभव होती है। तो यहाँ पर ये कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है तो इसकी विशेषताओं को लेकर के जरूर से। इसके बाद में एडगर डेल के अनुभव शंकु की बात करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, एडगर डेल का अनुभव शंकु। सन 1960 में एडगर डेल ने बताया कि विद्यार्थी सीखी गई विषय वस्तु को तब अधिक देर तक याद रख पाते हैं जब वो कोई कार्य कर रहे हों या करके सीख रहे हों। उनके द्वारा शोध कार्य के फलस्वरूप अनुभव शंकु का निर्माण किया गया, और उसमें एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार वास्तविक जो प्रत्यक्ष अनुभव है वह बहुत ही अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस प्रत्यक्ष अनुभव के लिए परियोजना विधि, भ्रमण विधि अधिक जो प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इन अनुभवों में बहु इंद्रियों की क्रियाशीलता शामिल होती है। ये अनुभव सार्थक भी होते हैं तथा इनसे पाठ्य वस्तु का शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त अपने को होता है। तो ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी हैं, और इनसे जो प्राप्त जो मुख्य स्रोत हैं अनुभवों से वो यहाँ पर पढ़ करके, सुन करके, देख करके और स्वयं करके यहाँ पर आते हैं। ये बातें यहाँ पर रही। शिक्षण कार्य में संप्रेषण को प्रभावी बनाने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। तो शिक्षण कार्य को हम प्रभावी किस प्रकार से बना सकते हैं सोशल मीडिया से। तो यहाँ पर देखिए रेडियो बना सकते हैं, रेडियो से, दूरदर्शन से बना सकते हैं, डिस्प्ले बोर्ड, टेलीविज़न, श्वेत श्यामपट से, लपेट फलक से, फ्लेनेट बोर्ड से, क्लिप बोर्ड से, इंटरेक्टिव बोर्ड से, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, ओवरहेड प्रोजेक्ट, डिजिटल कैमरा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, मोबाइल आदि इसके उदाहरण आते हैं जिनसे अपन अपनी पढ़ाई को, अपना जो भी एजुकेशन सारा सिस्टम है इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, अपने सीखने की गति को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है अच्छे प्रकार से। अगला टॉपिक अपना आता है एडी मॉडल क्या है। ADDIE एडी मॉडल क्या है। तो ये क्या है, विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए एक नवीनतम मॉडल है। यह मॉडल अपने प्रयुक्ताओं के लिए प्रभावी शिक्षण पाठ्यक्रम और सामग्री बनाने की प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में इस मॉडल की जो अवधारणा है यह अन्य की तुलना में अधिक रहती है। अब ये मॉडल किस प्रकार से काम करता है तो ये चित्र आप देख लीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पर इसमें सारा काम रहता है कि विश्लेषण, सबसे डिजाइन, फिर विकास होता है, कार्यान्वयन होता है, मूल्यांकन होता है, विश्लेषण होता है, फिर इस प्रकार से ये सारा काम रिपीटेटिव चलता रहता है। और अगला टॉपिक अपने सामने आता है दल शिक्षण को लेकर के, टीम टीचिंग को लेकर के। दल शिक्षण क्या रहता है, एक व्यवस्था ऐसी है जिसमें कि समूह के शिक्षक अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं। दल शिक्षण का मतलब है कि एक साथ कई सारे अध्यापक मिलकर के पढ़ा रहे हैं एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट को। प्रत्येक शिक्षक अपने कौशल, व्यक्तित्व, अनुभवों और विशेष योग्यता का प्रयोग करने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत विद्यालयी सुविधाओं का भी अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। दल शिक्षण व्यवस्था का वह स्वरूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक अपने अपने स्रोतों, अभिरुचियों, छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करते हैं और वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। अतः दल शिक्षण परंपरागत शिक्षण के स्थान पर एक ऐसा नवाचार है जिसमें शिक्षण में सुधार लाने और गुणात्मकता की वृद्धि के लिए एक ही कक्षा में कई शिक्षक मिलकर के शिक्षण कार्य करवाते हैं। यह जो कक्ष है वह अनुदेशन की एक पद्धति में आएगा और जिसमें अनेक शिक्षक अपने व्यक्तिगत विषयों को समन्वित करके एक पाठ्यक्रम बना करके एक दल के माध्यम से विद्यार्थियों के एक समूह को पढ़ा सकें। यह एक तंत्र है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक उनका ज्ञान एवं कौशल की जो वृद्धि संयुक्त कक्ष में शिक्षण द्वारा करते हैं।
तो ये दल शिक्षण के बारे में कुछ बातें इस प्रकार से ध्यान रखनी है पारिभाषिक तौर पर। और इसके उद्देश्यों की अपन बात करते हैं तो उद्देश्यों में देखिए, शिक्षकों की उपलब्ध संख्या में से विशेषज्ञों का उपयोग करना, एक से अधिक व्यक्तियों के कौशलों का सदुपयोग करना, दल में परस्पर धनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, शिक्षण तथा मूल्यांकन में सामूहिक जिम्मेदारियों से संबंधित भावना का विकास करना, किसी व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा विद्यार्थी शिक्षक को गलत शिक्षण की सदस्य संभावना को कम करना, किसी व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा विद्यार्थी शिक्षक को गलत शिक्षण की संभावना से कम करना। और यहाँ पर क्या रहेगा, क्लास में अलग अलग टीचर रहेंगे तो वहाँ पर त्रुटियाँ कम रहेगी और वो करेक्शन वहाँ पर कर पाएंगे एट द टाइम। विद्यार्थी एट द सेम टाइम और विद्यार्थी शिक्षकों में समूह में अध्ययन करना और अध्यापन की आदतें विकसित यहाँ पर होगी। तो समूह में अध्ययन की यहाँ पर आदतें विकसित होगी। इस प्रकार के कुछ आपको उद्देश्य ध्यान रखने हैं। इसके जो सिद्धांत हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो कक्षा की आकार और संरचना का सिद्धांत, निर्देशन के स्तर का सिद्धांत, शिक्षकों को उनके दायित्वों को प्रदत्त करने का अधिकार, अधिगम वातावरण का सिद्धांत, समय व तत्व का सिद्धांत, पर्यवेक्षण का सिद्धांत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं दल शिक्षण के लिए। इसके बाद में अभिक्रमित अनुदेशन को लेकर के कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि अभिक्रमित अनुदेशन का जो अर्थ है वो क्या है, क्रमबद्धता को लेकर के बात हो रही है। योजनाबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों खंडों में प्रयोग किया जाता है और उसकी संरचना में शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी स्वयं अध्ययन से सीखता है तथा अज्ञात से ज्ञात की ओर आगे बढ़ता है। तो ये क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन है। और इससे संबंधित फ्रेड स्टोफेन की एक परिभाषा यहाँ पर रही है। फ्रेड स्टोफेन, इसकी परिभाषा क्या रही है, इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान के छोटे छोटे भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इस प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है, अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है। अगली परिभाषा है शोषण मार्कल के अनुसार। यह व्यक्तिगत अनुदेशन की वह एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रह करके स्वयं से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच कर लेता है। तो ये क्या है, ये परिभाषाएं ध्यान रखनी है। एक परिभाषा है यहाँ पर जेम्स ई स्प्रिंज बिरल विलियम्स के द्वारा। तो अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों व नियोजन क्रम है जो कि उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों की बात करते हैं तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को लेकर के। इसकी जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर इसके प्रतिपादक के रूप में ध्यान रखना है। और यह जो अभिक्रमित अनुदेशन है यह उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को सोच करके उत्तर देना होता है। विद्यार्थी अगले पद पर जाता रहता है तब तक वह उत्तर प्रोग्राम को समाप्त नहीं कर लेता है, जब तक वह अगले प्रोग्राम में नहीं चला जाता। जैसे प्रश्न एक का सही उत्तर दे देगा तो आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज गलत उत्तर देते ही वापस प्रश्न 1, फिर सही उत्तर दे देगा तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं गलत उत्तर देते ही तो वापस प्रश्न 2, इस तरह से प्रश्न 3 पे आ जाएगा अगर सही उत्तर देगा तो, फिर अगर सही उत्तर दे दिया तो प्रश्न 4 पे जाएगा, अदरवाइज फिर वापस ये प्रश्न ढंग से पढ़ना होगा, ढंग से समझना होगा। तो इस तरह से वो रिपीटेटिव चलता रहता है जब तक कि वह उस प्रोग्राम को समाप्त नहीं कर लेता है और अच्छे प्रकार से नहीं सीख जाता है। तो ये क्या है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है। इसके बाद में शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसके प्रतिपादक कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर। और इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि शाखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है यह प्रशिक्षण की समस्याओं पर आधारित है और इसमें 2 तकनीक होती है, एक तो आगे की ओर होती है और एक होती है पीछे की ओर। जो आगे की ओर तकनीक होती है इसमें क्या रहता है कि प्रश्न 1 पूछा, सही उत्तर दे दिया तो आगे बढ़ा, गलत उत्तर दे दिया तो यहाँ पर एक उत्तर ढंग से यहाँ पर समझ लेगा, सही बात है, और फिर आगे बढ़ जाएगा। और फिर यहाँ पर प्रश्न 1 को ढंग से पढ़ करके फिर 2 पे आ जाएगा, 2 आने के बाद में फिर सही उत्तर दे दिया तो तीसरे पे बढ़ जाएगा, गलत उत्तर दिया तो दूसरे का उत्तर पता करके फिर समझ करके फिर वापस दूसरा यहाँ पर करके फिर यहाँ पर तीसरे पे आ जाएगा, इस तरह से। और ये एक चक्कर रहता है, जैसे तीसरे का उत्तर सही ढंग से दे दिया तो चौथे पे चला जाएगा, चौथे क्वेश्चन पे गलत उत्तर दिए तो फिर तीसरे का उत्तर समझना है उसको और फिर यहाँ पर वापस से तीसरा करना है। तो ये क्या है, यहाँ पर आगे की ओर। पीछे की ओर ये क्या रहती है, अभिक्रमित अनुदेशन। यहाँ पर देखिए इसमें तो एक प्रश्न पूछा गया, सही उत्तर दे दिया तो दूसरे पे आ गया, और अगर गलत उत्तर दे दिया तब भी गलत उत्तर के लिए क्या रहेगा, वो यहाँ पर दूसरे पे डायरेक्ट आ जाएगा। सही उत्तर दे दिया तो सही बात है, तीसरे पे आ जाएगा, गलत उत्तर दे दिया तब भी वो तीसरे पे आ जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना है कि उत्तर उनको बताते हुए चलेंगे और उनको कंठस्थ करने की जहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार रिपीटेटिव अध्ययन, यहाँ पर बार बार अभ्यास नहीं करवाया जा रहा है पीछे की ओर वाले में। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन की बात करते हैं तो इसमें विद्यार्थी शिक्षक को जटिल व्यवहारों के विधान में सहायता मिलती है
और वह शिक्षण सामग्री पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन विशेष रूप से उन शिक्षण कौशलों में अधिक उपयोगी हैं जहां पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिक्षण कौशलों का स्थानांतरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रहा हो। तो ये बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन में। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है कि कक्षा संप्रेषण में क्या क्या बातें आवश्यक अपने रूप में ध्यान में रखनी है। तो न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य हों, तो ये बात ध्यान रखनी है कि कम से कम समय में अधिकतम चीज़ें कवर हों। जिस प्रकार से आपकी ये क्लासेस हम लेते आ रहे हैं पहले पेपर से ही, तो आपका क्या रहता है कि कम समय में आपका पूरा सिलेबस के महत्वपूर्ण बिंदु कवर हो जाते हैं। तो न्यूनतम समय में अधिकतम कार्य हो, विद्यालय प्रबंधनी जो सुव्यवस्थित कार्य विधि के लिए काम में हो, पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए हो, प्रभावी नेतृत्व की स्थापना के लिए, मनोबल में वृद्धि के लिए, समन्वय स्थापना के लिए, शिक्षण अधिगम के लिए, व्यवसायिक जो विस्तार है इसमें प्रेरणा के लिए, और कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर आपको इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। इस प्रकार से अपना 2 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा यूनिट है आपके वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम को लेकर के। ये वाला यूनिट आपका 7 नंबर का यूनिट है। इसमें आपके टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आएंगी। यहाँ पर कंप्यूटर क्या है, पहला ही प्रश्न आ गया है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अप्रिष्कृत आंकड़े देकर के प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अंग्रेजी में कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर का विकास हुआ है जिसका अभिप्राय गणना करना होता है, किंतु आज इसका कार्य गणना ही नहीं वरन सूचना देना तदनुसार प्रोसेसिंग करना भी है। तो ये क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा हो गई। डेटा किसे कहते हैं, डेटा यहाँ पर कहेंगे कि कुछ तथ्य, कुछ अंक, कुछ सांख्यिकी द्वारा समूह जिस प्रकार से प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। चित्र, वीडियो, ऑडियो, फोटो, डॉक्यूमेंट आदि को भी यहाँ पर डाटा कहते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर हमारे द्वारा किए गए आंकड़े जो डाटा है इनको लेकर के उन आंकड़ों पर किए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है। हमें कार्यानुसार परिणाम प्राप्त होते हैं और जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है हम उन्हें क्या कहते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम कहते हैं जिन पर कंप्यूटर चलता है। GUI क्या है, GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर देखिए GUI है आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर कमांड्स याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस अथवा कीबोर्ड को किसी भी तत्व को चुन करके उनको कमांड दिया जा सकता है। GUI के समय श्रम और शक्ति की तीनों की बचत होती है। आसानी से कम समय में अधिक कार्य सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। GUI की सहायता से स्क्रीन पर एक साथ कई ओवरलैप्ड विंडोज़ प्रदर्शित कर सकते हैं। उच्च स्तरीय ग्राफिक्स तत्व जैसे मेन्यू, डायलॉग बॉक्स, लिस्ट, बटन, आइकन, स्लाइड बार आदि हम काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है GUI के बारे में। और अगला टॉपिक आता है कंप्यूटर आरंभ करने की प्रक्रिया। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं, ऑन कैसे करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस को लेकर के भी महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ भी है, समझ लेना है जिनको नहीं पता है। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लेना है कि कंप्यूटर की पावर केबल सही स्थान पर लगी हुई हो और उनमें पावर आ रहा हो, विद्युत का प्रवाह सही प्रकार से हो रहा हो। CPU में पावर ऑन का स्विच है उसको दबाना है। जब तक कंप्यूटर बूट हो रहा हो तो प्रतीक्षा करनी है। बूट होने के पश्चात कंप्यूटर पर डेस्कटॉप की स्क्रीन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं। हार्डवेयर क्या है, ये दोनों मिलकर के एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर तंत्र के अंतर्गत जो भी उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि हैं तो वे सभी क्या है, हार्डवेयर के अंतर्गत आएगी। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है वो चीज़ें आएंगी जो कि कंप्यूटर को निर्देश दे रही हो, जिसमें हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ रहे हो। और इन निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर को बताना पड़ेगी उसे क्या करना है। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम भी कहते हैं। और जो हार्डवेयर है उसका उदाहरण है CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारे क्या हैं, इसके हार्डवेयर के उदाहरण हैं। और जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का एक जो प्रोसेसर रहता है वो रहता है डिजिटल जो सामग्री जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी बातें रही। वर्कशीट क्या है, वर्कशीट किसे कहते हैं, तो जब हम एक्सेल प्रारंभ करते हैं तो एक वर्कबुक फाइल खुलती है जिसमें डेटा, फॉर्मूला, चार्ट आदि होते हैं। प्रत्येक वर्कबुक कई सीट से मिल के बनी होती है और प्रत्येक सीट क्या कहलाती है, ये वर्कशीट कहलाती है। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन क्या आता है, तो वर्ड के अंतर्गत कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिसके द्वारा टाइप करने के दौरान अशुद्धियाँ जो रहती है वो स्वतः ही ठीक हो जाए। उत्तर हेतु निम्न चरणों की पालना करनी पड़ती है। तो इंसर्ट टैब को क्विक
पार्ट पर क्लिक करना है। इसके पश्चात डायलिंग ब्लैक जो पॉइंटर हैं इसके विकल्प पर चयन करना है और उसमें उपस्थित जो विभिन्न जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके विकल्पों में से चाहे गए विकल्प पर क्लिक करना है। वर्ड 2010 ऑटो टेक्स्ट की प्रविष्टियों को दर्ज कर लेगा और अपने ऑटो करेक्ट यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। मोबाइल में भी कीपैड पर इस तरह की जो ऑटो करेक्शन वाले वो आते हैं, तो आप कुछ भी मीनिंग टाइप कर रहे हैं तो ऊपर वो आपको सजेशन शो करेगा कि आप क्या टाइप करने वाले हों उस तरह से। हेडर और फुटर की बात आती है तो हेडर और फुटर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठों के ऊपर तथा नीचे अंत में लिखे जाने वाला वाक्य होता है। दिनांक, समय या फिर कोई फॉर्मूला यह प्रत्येक पृष्ठ पर लागू होता है। पेज नंबर वगैरह जो आप डालते हैं तो वो क्या है, हेडर और फुटर में आएगा। कंप्यूटर की बूटिंग क्या है? कंप्यूटर बूटिंग देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना अथवा कंप्यूटर का स्टार्ट होना ही बूटिंग कहलाती है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर सिस्टम सभी जुड़े हुए हार्डवेयर को चेक करके सिस्टम को प्रभावी रूप से प्रारंभ कर देता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर की बूटिंग है। और इसके बाद में MS वर्ड की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य दस्तावेज को संचालित करना है, जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर के डेस्कटॉप पब्लिशिंग इस तरह तक के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। अंडू और रीडू क्या होता है? अंडू का मतलब है कि कोई भी स्टेप हमने उठा लिया है तो वापस से बैक जाना पहले की स्थिति में, और जो बैक हम चले गए हैं पहले की स्थिति में उससे वापस से वर्तमान स्थिति में आना तो वो क्या कहलाएगा, रीडू कहलाएगा। इसके द्वारा हम हमारे किए गए अंतिम परिवर्तनों को पहले की तरह वापस ला सकते हैं। इस हेतु हम टाइटल बार में प्रदर्शित जो एरो के चिन्ह होते हैं, इस तरह का चिन्ह, इसके स्थान पर एक बार क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड की सहायता से या फिर Ctrl Z करेंगे तो यहाँ पर आपका अंडू हो जाएगा। और अंडू द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों को रीडू के द्वारा वापस लाया जा सकता है। इस हेतु हम टाइटल बार में प्रदर्शित इस जो चिन्ह है इसके स्थान पर एक बार क्लिक करेंगे और फिर कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+Y की एक साथ दबाएंगे तो ये क्या रहेगा, वापस से रीडू हो जाएगा। सेव क्या रहता है? तो इसके द्वारा हम किसी नए दस्तावेज को कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं। सेव एज, तो इसके द्वारा हम पहले से सुरक्षित दस्तावेज को किसी अन्य स्थान पर अन्य नाम से अथवा समान नाम से सुरक्षित रख सकते हैं। हाइपर लिंक क्या है? तो दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट वाला एक ही दस्तावेज के पृष्ठों को मध्य संबंध स्थापित करने वाला हाइपर लिंक कहलाता है। विकल्प का प्रयोग हम करते हैं तो ये हाइपर लिंक हो गया, दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट अथवा दस्तावेज के पृष्ठों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला। और हाइपरलिंक निम्न चरणों में पूरा होता है। तो पहला चरण क्या है इसका, हाइपरलिंक निर्माण हेतु सर्वप्रथम हम उस शब्द या फिर अक्षर का चयन करेंगे जिसका कि हमें हाइपरलिंक बनाना है। इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक विकल्प को चयन करेंगे तथा हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उस फाइल का चयन करेंगे जिसको हम हाइपरलिंक करना चाहते हैं तथा ओके बटन दबा देंगे। हमारे पास में चयनित जो शब्द हैं तथा अक्षर दस्तावेज है ये क्या है, एक हाइपरलिंक के रूप में दिखेगा जिस पर कि हम कंट्रोल की क्लिक करेंगे तो दस्तावेज जो संबंधित दस्तावेज है वो खुल जाएंगे और ठीक प्रकार से अपन हाइपरलिंक वहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे। ये बात रही। इसके बाद में MS एक्सेल को प्रारंभ कैसे करना है तो यहाँ पर दो तरीके ध्यान रखने हैं। पहला तरीका देखिए, कार्य पट्टी का टास्क बार के स्टार्ट बटन पर माउस पॉइंटर को ले जाकर के क्लिक करना है। एक पॉपअप खुलेगा, उसके प्रोग्राम ऑल विकल्प का चयन करके MS ऑफिस विकल्प को चुनना है। MS ऑफिस विकल्प चयन करने के पश्चात मेन्यू में जहां एक्सेल कंप्यूटर का विकल्प दिखाई दे तो उस पर बाएं माउस के क्लिक करके करना है और वो एक्सेल आपका प्रारंभ कर देगा। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, डेस्कटॉप पर प्रदर्शित विभिन्न आइकॉन में से एक्सेल आइकॉन पर माउस की सहायता से दो बार माउस बटन से क्लिक करने पर भी एक्सेल प्रारंभ हो जाता है। तो ये दो विधियां ध्यान रखना है, दो मेथड ध्यान रखनी है एक्सेल प्रारंभ करने की। MS एक्सेल में फंक्शन को लेकर के बात करते हैं तो फंक्शन वे होते हैं जो किसी एक कार्य को करने के लिए परिणाम दर्शाते हैं। फंक्शन में हम कुछ आर्ग्यूमेंट देते हैं जिन पर फंक्शन द्वारा कार्य किया जा सकता है और परिणाम दर्शाते हैं। इनको देने के लिए इंसर्ट मेन्यू में फंक्शन पर क्लिक करना है। एक्सेल में काम आने वाले प्रमुख जो फंक्शन है वो है मैक्स यहाँ पर है, मेन, सम, एवरेज, काउंट यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से ये MS एक्सेल के फंक्शन ध्यान रखने हैं। कंप्यूटर का शिक्षा में उपयोग को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप में हो रहा है। कक्षा में विज्ञान परियोजनाओं के निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने, जानकारी एकत्रित करने और अंतःक्रियात्मक अधिगम पूल के रूप में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में किया जा रहा है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी दे रहे हैं, जैसे मल्टीमीडिया, ध्वनि, चित्र, एनिमेशन एवं वीडियो से युक्त
सीबीटी सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत उपयोगी है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग व ट्रेनिंग भी संभव है। तो ये चीज़ें हैं जिस प्रकार से आप अपने क्लासेस के माध्यम से बेनिफिट ले पा रहे हैं, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कंप्यूटर शिक्षा में उपयोग को लेकर के, ई लर्निंग को लेकर के। और ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला टॉपिक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत कार्यकलापों को नियंत्रित तथा समन्वित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधन जैसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। यह व्यवस्थित रूप से अनेक यह व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर तथा ड्राइवर का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न घटकों तथा कंप्यूटर रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें पहला कार्य है फाइल सिस्टम। फाइल बनाना, फाइल को कंप्यूटर मेमोरी में व्यवस्थित करना, उनमें परिवर्तन लेखा जोखा रखना, डिलीट करना, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना आदि सारे काम इसके अंतर्गत रहते हैं। प्रक्रिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा अन्य जो कार्यक्रम हैं इनको चलाना, उनके अनुरूप हार्डवेयर को व्यवस्थित करना, गणनाएं करना तथा कंप्यूटर को समुचित रूप में चलाना, तो ये सारे काम हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और डेस्कटॉप में तो बूटिंग के जो स्थान, बूटिंग के पश्चात कंप्यूटर में मॉनिटर पर दिखाई देने वाली स्थिर जो स्क्रीन है इनको डेस्कटॉप कहा जाता है। इसमें 4 घटक हैं, आइकॉन है, टास्क बार है, बैकग्राउंड है और सक्रिय जो विंडो है वो सारी यहाँ पर आएंगी डेस्कटॉप में। इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगला टॉपिक है अपना वर्ड प्रोसेसर, शब्द संसाधन को लेकर के। शब्द संसाधन में देखिए दैनिक जीवन में कई सारे साधारण कार्य जैसे पत्र लिखना, रिज्यूम बनाना, किसी भी प्रकार का दस्तावेज बनाना, रिपोर्ट तैयार करना आदि बनाने में जो समय लगता है वह किसी भी कंप्यूटर आधारित प्रोसेसर में आसानी से किया जा सकता है और उसमें वांछित परिवर्तन भी कर सकते हैं, बाद में एडिट भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह प्रोसेसर दैनिक जीवन के व्यवहारिक और व्यवसायिक कार्यों को आसान बनाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के लाभ की बात करते हैं तो पहला लाभ है इसमें फ़ॉन्ट का आकार प्रकार भी बदला जा सकता है। पृष्ठ जो काम रहे रहते हैं, शीर्ष लेखन और बॉटम लेख को भी इसमें शामिल किया जाता है और इसकी सहायता से वर्तनी की जांच की जा सकती है। वर्तनी के सुधार को पूरे दस्तावेज में स्वचालित रूप से किया जा सकता है। पाठ स्तंभ शैली में स्वरूपित किया जा सकता है और सारणी को भी बनाया जा सकता है। पाठ में शब्द के साथ में चित्र में तस्वीरें मिश्रण करने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति देता है। वर्ड प्रोसेसिंग मेल मर्ज की सुविधा भी प्रदान करता है। वर्ड प्रोसेसर में मैक्रोज बनाने की सुविधा भी होती है। तो ऐसे सारे काम इसके अंतर्गत रहते हैं। प्रिंट को लेकर के एक टॉपिक रहता है अपना छोटा सा, इसको भी ध्यान रखना है। इस मेन्यू का उपयोग करके हम संपूर्ण दस्तावेज अथवा चुनिंदा प्रश्नों को प्रिंट करके कागज पर छाप सकते हैं। प्रिंटर द्वारा प्रिंट निकालने के निम्न चरण हैं। सबसे पहले तो प्रिंटर का चुनाव करना है कि प्रिंटर को अपने डिवाइस से कनेक्ट कर लेना है और प्रश्नों की सीमा का चयन करना है कि कितने पेज की प्रिंट निकालनी है और प्रतियों की संख्या तय कर लेनी है कि कितनी कॉपीज निकालनी है और प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है तो सिंपल प्रिंट हो जाएंगे। और आप लोग जो मोबाइल से कोई फॉर्म फिल कर रहा है या कोई भी, तो फिर वहाँ से अगर प्रिंट लेना है तो वहाँ पर क्या आता है कि फॉर्म के एंडिंग में फाइनल सबमिट के बाद में ही प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख जाता है। अदरवाइज आप उसका स्क्रीनशॉट सेव करके फिर आप मोबाइल से वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। 3 डॉट से जा करके आपको सेटिंग्स में मिल जाएंगे ऑप्शंस प्रिंट करने के। डायरेक्ट प्रिंटर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF सेव कर सकते हैं। तो ये प्रिंटर के बारे में ध्यान रखना है। कंप्यूटर कौन सी इकाइयों से मिलकर के बना होता है तो इनपुट से, स्टोरेज से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, मेमोरी यूनिट से, इन सब से मिलकर के कंप्यूटर बना होता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है शिक्षा में एक्सेल का उपयोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग जो है डेटा भंडारण व गणनाओं के लिए किया जाता है। एक्सेल में डेटा भंडारण इकाई एक सेल होती है। यह एक सारणी के रूप में दिखाई देती है। गणितीय तथा सांख्यिकी कार्यों को करने के लिए विशेष इसका महत्व रहता है। शिक्षक अपनी कक्षा में आंकड़ों के साथ में चार्ट को भी दर्शा करके प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं। कक्षा में उपस्थित पत्रक का निर्माण तथा उनकी गणनाएं कम समय में की जा सकती हैं। मार्कशीट, मेरिट लिस्ट तथा परीक्षा परिणाम संबंधित अन्य गणनाएं बहुत ही कम समय में तथा प्रभावी रूप से की जा सकती हैं। आंकड़ों को कक्षा में सारणी के तौर पर प्रदर्शित करके शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये सारे बिंदु यहाँ के तौर पर आपको ध्यान रखने हैं शिक्षा में एक्सेल का उपयोग को लेकर के।
इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है वर्ड प्रोसेसर तथा शिक्षा में उपयोग। वर्ड प्रोसेसर का क्या शिक्षा में उपयोग रहता है? शब्द संसाधन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बन गया है। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए कई तरह से फायदेमंद है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को लिखित दस्तावेजों को तैयार करने में उचित मदद करता है और इसका प्रयोग अध्यापक अपने शिक्षण पाठों को तैयार करने में, सहायक सामग्री का निर्माण करने में, विद्यार्थियों को कराए गए अभ्यास कार्य में, पुनरावृत्ति कार्य में और गृह कार्य आदि में अच्छे प्रकार से काम में आता है। आगे देखिए, विद्यार्थी भी अपना अधिन्यास कार्य, गृह कार्य तथा प्रोजेक्ट आदि से संबंधित जो कार्य हैं इनको लिखित दस्तावेजों के रूप में तैयार कर सकते हैं। अपने अध्ययन हेतु आवश्यक नोट्स बना सकते हैं और अपने साथियों के साथ में लिखित दस्तावेजों के माध्यम से अपने अधिन्यास, प्रोजेक्ट कार्य तथा नोट्स के बारे में आवश्यक विचार विमर्श, सहयोग मंत्रणा भी कर सकते हैं। कंप्यूटर की सीमाओं को लेकर के बिंदु रहते हैं, तो बुद्धिमत्ता की सीमा है कि वह खुद से नहीं सोच सकता है, सामान्य बोध की कमी है, आत्मरक्षा करने में अक्षम है, तो खुद से खुद की रक्षा नहीं कर सकता है। तो ये कुछ इसकी क्या है, सीमाएं आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इस तरह से अपना ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चौथा यूनिट है अपना पावर पॉइंट को लेकर के यहाँ पर बात रहेगी। कुछ बातें इंटरनेट को लेकर के रहेंगी। मल्टीमीडिया कंप्यूटर के रख रखाव के बारे में यहाँ पर पॉइंट रहने वाले हैं। चौथा यूनिट आपका 4 नंबर का यूनिट है, छोटा सा यूनिट है और छोटे छोटे कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। पावर पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के लिए साधारणतया प्रयोग में आने वाला टूल है। इसमें वर्ड प्रोसेसर की तरह ही काम करते हैं और पीपीटी हम तैयार करते हैं। वर्ड प्रोसेसर के दस्तावेज में पृष्ठ बनते हैं, वैसे ही पावर पॉइंट में स्लाइड, और इन स्लाइड में एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं और इस प्रकार से संपूर्ण प्रदर्शन को वीडियो में भी परिवर्तित कर सकते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से। यह वक्तव्य, लेख, वार्ता, शिक्षा की बेहतर प्रस्तुति का सॉफ्टवेयर रहता है जो स्लाइड्स के माध्यम से अलग अलग आकार प्रकार के साथ में कार्यों को प्रस्तुत करता है। इसके स्लाइड को रंगीन अथवा श्वेत श्याम दोनों ही तरह से बनाया जा सकता है। इसमें आवाज़ और एनिमेशन गति भी दे सकते हैं जिसे देख करके दर्शक उसे और अधिक सुगमता से समझ सकता है। जैसे उसमें प्रेजेंटेशन कोई आ रहा है, मान लीजिए कि शेर की बात हो रही है, तो अपन शेर का वहाँ पर फोटो और उसका जो मूवमेंट करता हुआ ऐसा एनिमेशन लगा सकते हैं और वो फिर वहाँ पर आवाज़ भी निकाल रहा है, तो ऐसे एनिमेशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और वहाँ पर अलग अलग सर्चिंग बार्स होते हैं जहाँ से आप जो मर्जी में पढ़े वो अपन सर्च करके फिर वहाँ से पीपीटी में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से प्रेजेंटेशन अपनी काफ़ी सुंदर बन जाती है। वह आपका इतना खतरनाक रेस्पॉन्स नहीं रहता है अपने अलग अलग वीडियोज़ को लेकर के। आप लोग उतना अच्छे प्रकार से अपने चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके क्लासेस को लेकर के भी हम ऐसा ही कुछ नवाचार करने वाले थे और आगे कोशिश यही रहेगी कि अगले साल तक ऐसे कुछ नवाचार करें कि अलग अलग पीपीटी के माध्यम से डिटेलिंग करते हुए और फिर वहाँ पर प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ऐसे आ रहा है कि आपको क्लास में ही वो चीज़ें ठीक प्रकार से समझ में आ जाएं, जो पीछे जो यहाँ पर गलतियाँ रही हैं, जो कमियाँ रही हैं, उनको सुधारते हुए क्लास में ही आपको सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो इन चीज़ों को लेकर के अपन आगे आने वाले दिनों में काम करेंगे। अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप करते रहें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं पावर पॉइंट का उपयोग कई अधिकारी, शिक्षाविद, कॉरपोरेट जगत के कर्मचारी आदि अपनी बैठक तथा सभा को संबोधित करने, शिक्षा प्रदान करने में करते हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पैकेज में कार्य करने हेतु विभिन्न टूल बार होती हैं, जैसे रिबन, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, जो कि हमें कार्य करने में सहायता करते हैं। ये बात रहा। इसके बाद में वाईफाई को लेकर के एक टॉपिक रहता है। पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। रेडियो तरंगों पर आधारित तकनीक के माध्यम से तारों के बिना नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। वाईफाई का जो उद्देश्य है वो विभिन्न वायरलेस समर्थित युक्तियों के बीच में संपर्क, उनकी डिजिटल सामग्री का आदान प्रदान, साझा उपयोग सुनिश्चित करता है। इससे क्या रहता है कि उन स्थानों पर भी नेटवर्क सुविधा प्रदान करना यहाँ पर संभव हो जाता है जहाँ पर समय के अभाव में तार बिछाना संभव नहीं हुआ है, जैसे पुरानी ऐतिहासिक इमारतें, महल और खुले इलाके आदि। और गाँव में कुछ जगह पर, शहरों में भी अभी तक इतना खतरनाक इंटरनेट क्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो वहाँ पर लोग वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। ब्लूटूथ का नामकरण। ब्लूटूथ के बारे में भी छोटा टॉपिक एक आपके प्रश्न आ सकता है। तो ब्लूटूथ का जो नामकरण है वो 10वीं सदी के डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर किया गया है। तो नामकरण को लेकर के आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है अपना पावर पॉइंट के मुख्य टैब और उसका उपयोग। फाइल, पावर पॉइंट प्रस्तुति को खोलने, बंद करने आदि के कार्य। होम टैब, कट, कॉपी पेस्ट, कोई टेस्ट खोजने आदि के कार्य।
इंसर्ट टैब दस्तावेज की पृष्ठ संख्या, फुटनोट, हेडर, तस्वीर फ्रेम आदि जोड़ने के लिए। डिजाइन टैब तो फॉन्ट चेंज करने आदि काम में। रिव्यू टैब, इस टैब का उपयोग करके वर्तनी जांच और मेल मर्ज करना आदि काम रहते हैं। स्लाइड शो टैब, इस टैब के बाद हम स्लाइड रूपों में देख सकते हैं। एनिमेशन टैब, टेक्स्ट तथा ऑब्जेक्ट, स्लिप आर्ट, वर्ट आर्ट और चित्र आदि। व्यू टैब, इस टैब द्वारा प्रस्तुतिकरण कई तरह से देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा काम करता है आपका पावर पॉइंट के मुख्य टैब, और इनके उपयोग हमने बात कर लिए हैं। ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है। इंटरनेट की कुछ बातें कर लेते हैं। बेसिक जानकारी आप रखते हैं, थोड़ी भी इंटरनेट संबंधित जानकारी रखते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, या आप अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया का आपको भली भांति सारा चीज़ पता है कि कैसे कैसे अपने को ये फ़ायदा देती है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अपने को इनसे नुकसान भी होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। तो इंटरनेट क्या करता है, विश्व का सर्वाधिक प्रजातंत्र नेटवर्क क्या है, ये नेटवर्क है। इसे जुड़ने के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। एक कंप्यूटर आधारित उपकरण जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर मोबाइल आदि से अपन जुड़ सकते हैं, टैबलेट आदि से। एक मोडेम, यह एनालॉग अर्थात टेलीफोन के सिग्नल को कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर के डेटा एनालॉग सिस्टम में बदल करके संचार के साधनों से इंटरनेट पर भेजता है। एक टेलीफोन लाइन, इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी, और इंटरनेट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट ब्राउज़र आदि यहाँ पर होने चाहिए। तो ये इंटरनेट के बारे में कुछ बातें हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो विचारों का आदान प्रदान इंटरनेट से हम कर पाते हैं, क्विकली, फास्टली शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। रोजगार के लिए आवेदन कर पाते हैं, जो ऑनलाइन आपके फॉर्म वगैरह भरते हैं तो पहले ऑफलाइन भरते थे, तो फिर आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ता था ऑफलाइन फिल करके, फिर वो कई दिनों में पहुंचता था, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि वो पहुंच ही नहीं पाता था। तो उस केस में अब ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो तुरंत अपन कुछ सेकंड्स में ही फॉर्म फिल करके और डायरेक्ट विभाग में वहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा फ़ायदा हुआ है। रोजगार के अवसर, रोजगार की आवेदन जो कर पाते हैं हम बहुत आसानी से। किसी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करना है तो वो अपन सर्च करके पता कर सकते हैं। कोई भी समाचार तुरंत अपने को पता चल जाता है, जैसे एसएससी में प्रोटेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही है, तो उन चीज़ों की जानकारी हमें घर बैठे ऑनलाइन ही पता चल जाती है कि क्या हो रहा है मार्केट में, अलग अलग बातें। और फाइल शेयरिंग कर पाते हैं। कोई भी फाइल, कोई भी पीडीएफ इधर उधर शेयर करनी है तो वो हम कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब व अन्य वीडियो संबंधित वेबसाइट से शैक्षणिक वीडियो अपन देख सकते हैं, और किसी इंटरनेट आधारित प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार इत्यादि में भाग ले सकते हैं। तो ये इंटरनेट के उपयोग हैं, और जिस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई में इंटरनेट से मदद हो रही है, तो वो सारे बिंदु आप यहाँ पर लिख देंगे अगर ये प्रश्न आता है तो। ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल क्या है, इस बारे में भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल आज के समय में इंटरनेट का उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण सेवा में से एक है। ईमेल भी हमारी डाक प्रणाली की तरह ही होती है, जिसमें हम पत्र लिख करके अपने दूर स्थित रिश्तेदारों को भी, उस तरह से भी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं ईमेल से। और ईमेल के निम्न घटक हैं। इनबॉक्स, इनबॉक्स क्या है, जो हमें ईमेल प्राप्त होती है और उसके भेजे जाने वाले नाम, विषय, पाने की दिनांक, यह सूची होती है, जिस पर क्लिक करते ही किसी भी ईमेल को पढ़ा जा सकता है। तो वो क्या कहलाता है, इनबॉक्स कहलाता है, जहाँ पर अपने सभी प्रकार की ईमेलें मेंशन रहती हैं। सेंट आइटम, तो सेंट आइटम में हमारे द्वारा भेजी गई ईमेल्स का संग्रह आउटबॉक्स में रहता है, जिसे कभी भी वापस अपन देख सकते हैं। उसके बाद में नवीन मेल का एक टैब रहता है। तो नवीन मेल में हमें इस विकल्प का सहयोग लेना होता है। इस विकल्प में हमें जिसे ईमेल भेजनी है उसका ईमेल डालना है, ईमेल का विषय डालना है और उसकी विषय वस्तु डालना है और भेज देना है। तो ये नवीन मेल ऐसे भेजते हैं। ड्राफ्ट में जो सेव रहती है, तो किसी भी मेल को लिख करके सुरक्षित अपन रख सकते हैं, और हम भविष्य में उसे कभी भी काम में ले सकते हैं। तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। आधी अधूरी लिखी हुई ईमेल को हम ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, फिर बाद में जब भी टाइम मिले तो पूरा करके फिर उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। फोल्डर में, इनबॉक्स में जो ईमेल हमें प्राप्त होती है उसे हम अलग अलग फोल्डर बना के रख सकते हैं। फोल्डर का निर्माण हमें ईमेल के विषय के अनुरूप हम बना सकते हैं। ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे जो यहाँ पर जो मिंत्रा, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स का अर्थ क्या है कि इंटरनेट के जरिए व्यापार करना, वस्तुओं सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI के लिए किया गया था। ई कॉमर्स के लाभ क्या क्या हैं।
फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, इनके लाभ क्या हैं कि क्रेता को वस्तु एवं सेवाओं को चुनने के अनेक विकल्प मिलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अपने को लेना है, कुछ भी परचेज़ करना है, तो हम क्या करते हैं कि सीधा फ्लिपकार्ट पे जाएंगे। आपको अपने वीडियोज़ के ऊपर जो प्रोडक्ट वाले जो लिंक शो होते हैं, यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर की बुक्स हो रही होंगी, अलग अलग वीडियोज़ पे जो आपको अलग अलग प्रोडक्ट शो होते हैं, तो उन पर क्लिक करते ही आप लोग फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं और फिर वहाँ से अपनी मन मर्जी का जो भी सामान लेना है तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। अपने को अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं और आप लोग अपने लिंक से जाकर के परचेस करते हैं, तो फिर फ्लिपकार्ट वालों को मुझे भी कमीशन देना पड़ता है। आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेस करते हैं तो जो सामान आपको 100 रुपये का पड़ रहा है, अगर आप अपने लिंक से जाकर के वहाँ से लेंगे तो आपको तो 100 रुपये का ही पड़ेगा। बट अपने लिंक से आप अगर लेते हैं, यहाँ पर जो अपने चैनल पर प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं आपको, फ्लिपकार्ट, अमेजन का कोई भी, फिर आप इस पर क्लिक करके वहाँ पर जाकर के अपनी मर्जी का कुछ भी खरीदते हैं सामान, तो फिर वहाँ से क्या रहता है कि उनको, फ्लिपकार्ट वालों को मुझे कमीशन देना पड़ता है। जैसे 100 रुपये का सामान लिया है तो 4-5 रुपये वो मुझे देंगे। तो उस तरह से आप अपने चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, बस आपको 1 सेकंड इधर से क्लिक करके जाना पड़ रहा है। बट बात वही है कि उससे क्या है कि फिर अपने चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये बात रही क्लियर। और इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, क्रेता को कम मूल्य पर क्रय के अवसर यहाँ पर मिल पाते हैं कि डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं ऑनलाइन, तो उनका पता चल जाता है हमें। और व्यापारिक सूचनाओं का आदान प्रदान की लागत और समय में कमी रहती है, मार्केटिंग लागत में कमी रहती है, विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता रहती है कि ऑनलाइन जो डिलीवरी है वो ऑल इंडिया में कहीं पर भी कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं और फिर प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है निर्धारित जो डिलीवरी लोकेशंस हैं वहाँ पर। छोटे छोटे उत्पादकों को बड़े उत्पादकों के साथ में प्रतिस्पर्धा से मुक्ति यहाँ पर मिलती है, और जिसका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है वो अपने अकॉर्डिंग पसंद के अनुसार खरीद लेते हैं। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं रहता है। ये सारी बात रही, इस तरह से ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हुए ई कॉमर्स के प्रकार हम ध्यान रखेंगे। ई कॉमर्स के प्रकार देखिए, व्यापार से व्यापार, B2B। व्यापार से ग्राहक, एक तो कोई कंपनी से सामान किसी दूसरी कंपनी में चला गया, एक कंपनी से सामान सीधा ग्राहक के पास में आ गया, अपने पास में आ गया। एक उपभोक्ता के लिए व्यापार यहाँ पर हो रहा है और एक उपभोक्ता से उपभोक्ता तक सामान जा रहा है, तो लोगों से लोगों तक, कंपनी से कंपनी तक। तो ये प्रकार आपको ई कॉमर्स के ध्यान रखने हैं। इसके बाद में कंप्यूटर रखरखाव के कुछ बिंदु आ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर हैकिंग को लेकर के। कंप्यूटर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर के डेटा को चुराने अथवा संशोधन की तकनीक और तरीके हैकिंग कहलाते हैं। डाटा को चुरा लेना और संशोधन कर देना बिना मर्जी के, बिना अनुमति के। जो व्यक्ति यह कार्य करते हैं वो हैकर कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक हैकर किसी कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जो कंप्यूटर के डेटा को कॉपी करके हैकर के ईमेल पर भेजता रहता है, और इस तरह से कई सारे पर्सनल डेटा चोरी हो सकते हैं। अपने चैनल पर भी जैसे मैंने बिजनेस ईमेल आईडी अपने डाल रखी है, अपने चैनल पर आप जाएंगे, अबाउट में आपको मेरी एक ईमेल आईडी शो होगी, और इस वीडियो के टाइटल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी, टेलीग्राम चैनल का लिंक, और साथ में ही आपको अपनी ईमेल आईडी भी शो होगी। अब वहाँ पर क्या रहता है कि डेली दो तीन उससे बिजनेस ईमेल आएंगे कि आपको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतने सारे पैसे दे रहे हैं, $10 $20 एक वीडियो के वो दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, और फिर वो नीचे लिंक दिया हुआ रहता है। तो ऐसे कोलैब के जो मैसेजेस हैं अलग अलग कंपनियों के, तो वो ऐसे थोड़ा सा फ्रॉडिंग रहता है। अगर अपन कोई अनजान अगर उन पर क्लिक कर दे ऐसे हैकर, तो फिर वहाँ क्या रहेगा, अपना चैनल हैक होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो मुझे पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है कि ईमेल बॉक्स खोलूँ तो वहाँ पर जो भी सारे ईमेल आए हुए हैं उनको सावधानी से क्लिक करके पढ़ूँ कि किसका क्या ईमेल आया हुआ है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी से देखना पड़ता है। अदरवाइज एक छोटी सी गलती से अपना चैनल हैक हो सकता है। तो ये सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपको ईमेल का पासवर्ड बदलना है। तो ऐसे ईमेल कई लोगों के पास में आ जाते हैं, जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो ईमेल का पेज खुलता है और हम लॉगिन करते हैं तो हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड हैकर को मेल हो जाता है, और हमारे जो मौलिक ईमेल का जो पेज है वो खोल देता है और हमें लगता है कि ईमेल का पेज खुला है। तो इस प्रकार से भी हैकिंग हो जाती है। और ऐसे केसेस, अलग अलग केसेस आपने देखे होंगे कि किसी के अकाउंट से पैसे किसी ने निकाल लिए हैं, तो अकाउंट को हैक करके कैसे निकाल लेते हैं, या फिर डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, तो वैसे फ्रॉडिंग रहती है। तो अलग अलग यहाँ पर हैकिंग रहती है। कंप्यूटर वायरस के प्रकारों को लेकर के कुछ बातें ध्यान रखनी है कि तो बूट सेक्टर, एक फाइल वायरस, एक होता है मैक्रो वायरस। अब यहाँ पर कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। एक एंटीवायरस क्या रहता है कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर एक क्या है, प्रोग्राम है जो अपने कंप्यूटर को संदिग्ध प्रोग्राम से सुरक्षित करता है। एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर के जो भी सारा काम है, जो भी सारा सिस्टम है, इसको सुरक्षित रखने का काम करता है संदिग्ध प्रोग्रामों से। सॉफ्टवेयर मेलेसियस कोड के लिए जांच करता है, और अगर वायरस पाया जाता है तो वह वायरस के खतरे को दूर करने के लिए कार्य करता है और उसको ऑटोमेटिकली डिलीट करने का काम करता है। कंप्यूटर का रखरखाव कैसे हम कर सकते हैं, तो कंप्यूटर का जो रखरखाव है ये हम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का किया जाता है। सॉफ्टवेयर का रखरखाव
अर्थात क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयर को सही रखने का एक सतत प्रक्रिया है। हार्डवेयर रखरखाव अपने कंप्यूटर को धूल की सफाई, हार्ड ड्राइव, पंखे, बिजली की आपूर्ति आदि उपकरणों का रखरखाव है, जो कि हार्डवेयर घटक कार्य नहीं है, इसे बदला जा सकता है। अनेक जो अपने महत्वपूर्ण खो देना, निजी जानकारी की चोरी आदि अपने बड़े भय हैं, जिनके निवारण के लिए कंप्यूटर रखरखाव की आवश्यकता रहती है। जैसे मेरा मोबाइल में लॉगिन है, तो यहाँ पर मुझे इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले 3 बार सोचना पड़ता है कि सही लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सारी सावधानी रखनी पड़ती है। उसके अलावा मुझे टाइम टाइम पर मोबाइल फ़ोन भी अपडेट करना पड़ता है कि उसके अंदर जो सिक्योरिटी अपडेट्स है तो वो ठीक से आ रही हों और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग सारे काम ठीक से कर रहे हों, ताकि मुझे क्विकली अपडेट मिल जाए अगर कुछ भी चैनल के साथ में गड़बड़ होती हुई नज़र आती है। तो उसके लिए फिर क्या करता है, डिवाइस को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है, सारे सॉफ्टवेयर अपडेट रखने पड़ते हैं, और जो भी ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह हैं तो उनका कम से कम इस्तेमाल करना पड़ता है, वो पूरा ध्यान रखना पड़ता है अलग अलग चीज़ों का, तब जाकर वो चैनल सारा ठीक से सिक्योरिटी उसकी रह पाती है। इसके बाद में इंसाइक्लोपीडिया और विश्वकोश को लेकर के एक छोटा बिंदु रहता है। इसमें देखिए, विश्वकोश विश्व ज्ञान कोश तथा ज्ञान कोश जैसी पुस्तक वेबसाइट को कहते हैं। इसमें हर विषय से संबंधित जानकारी सम्मिलित होती है, वर्णक्रम में व्यवस्थित रहती है। विश्वकोश का अर्थ क्या रहता है? विश्वकोश का अर्थ क्या है? विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। अतः विश्वकोश वह कृति है जिसमें ज्ञान की सभी जो शाखाएं हैं इनका समावेश होता है। इसमें वर्णानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित अन्यान्य विषयों, अलग अलग विषयों पर संक्षिप्त किंतु तथ्यपूर्ण निबंधों का संकलन रहता है। यह संसार के समस्त जो सिद्धांत हैं इनकी पाठ्य सामग्री रहती है। ये सारी बात यहाँ रहती है, और अपना इस प्रकार से जो आपका 10th पेपर है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, और बाकी पेपर्स की तरह ही हमने बहुत कम समय में बहुत अच्छे प्रकार से अपने सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक अच्छे प्रकार से पढ़ लिए हैं। आई होप आपकी परीक्षा तैयारियों में ठीक प्रकार से इन टॉपिक से, इन क्लासेस से मदद हो रही है। लाइक शेयर जरूर करेंगे और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।